हेलो। आवाज आ रही है निखिल जी? हाँ, आ रही है, क्लियर है। हाँ। हाँ, अपने देखते हैं एक दो जने जुड़ जाए। हाँ, नमस्कार नमस्कार जयप्रकाश जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज आवाज आ रही है मेरी? एकदम अच्छे से आ रही है सर। हाँ जयप्रकाश जी। हाँ, बोलिए सर। हाँ, क्या शुरू करो? हाँ सर। नमस्कार सभी को। नमस्कार साहब, नमस्कार। श्रीकांत अग्रवाल लातूर से। नमस्कार नमस्कार अग्रवाल साहब। आपके मेन स्पीकर हाँ, निखिल जी है ना अपने। हाँ, निखिल जी जुड़ गए हैं। हाँ, जुड़ गए हैं सर, हाँ, उनकी तरफ से ही है। हाँ हाँ हाँ। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि निखिल जी एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर है जो आज हम सबको बताएंगे कि किस तरह से उनकी जर्नी रही और किस तरह से उन्होंने थोड़े समय में पूरी मेहनत करके और अपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। तो आई थिंक सब युवाओं के लिए बहुत ये इंस्पिरेशन की बात है, सीखने की बात है कि वो जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर नहीं बने। हम नौकरी के लिए आवेदन करने वाले नहीं बने, नौकरी देने वाले और जॉब देने वाले बने। तो मैं इतनी बात करके और पूरे ग्रुप की तरफ से जयप्रकाश जी को, निखिल जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा टॉपिक हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू किया है। ओवर टू निखिल जी। नमस्ते आप सभी को। थैंक यू मुझे इसमें बुलाने के लिए। और इस इवेंट पे मैंने सुना है कि कुछ लोग बेंगलोर से भी हैं, तो क्या सभी को हिंदी चलेगी या मैं इंग्लिश में करूं? ना, सबको हिंदी चलती है, आप प्रॉब्लम नहीं I है। think it can be a mixed presentation. You can use English wherever you need, और otherwise common language में हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके करेंगे तो आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सही रहेगा ये। तो मैं सीधा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो पीपीटी के थ्रू किसी का टाइम नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग के पास एक ही घंटे है। तो हम लोग एक घंटे में पीपीटी शेयर कर देता हूँ मैं स्क्रीन में, फिर उससे शुरू करता हूँ। एक सेकेंड। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, जिससे कि कम से कम आपका जर्नी के बारे में। तो अभी स्क्रीन शेयर शायद नहीं हो रही है, तो वो बाद में करता हूँ मैं। आ, जय सर, आपको अपनी तरफ से शायद परमिशन देनी पड़ेगी। होस्ट मैं हूँ, पर मुझे कह रहा है कि होस्ट से ही परमिशन लेनी होगी फिर से, तो शायद आपकी तरफ से स्क्रीन शेयर की परमिशन ऐड करनी होगी इस पे। अभी इसमें मैं एक्चुअली मोबाइल से जुड़ा, मेरे पास आज लैपटॉप नहीं है, नहीं तो आप जो भी अ, पता नहीं लग रहा है मेरे को भी। मैं एक बार चेक करता हूँ, स्क्रीन शेयर होती है तो अच्छा रहेगा, उससे सबके लिए आसान रहेगा। हाँ, हम्म। आप आप स्क्रीन शेयर करो जयप्रकाश जी, हो जाएगा। आप एक बार देखो उस पे जिस पे आप हो ना। हाँ, यस। नहीं तो आपको एक बार बना देंगे, तो आप 10 मिनट एक बार फिर कर सकते हैं। हाँ, मुझे दोबारा होस्ट बनना होगा शायद। हाँ हाँ। अगर आप मुझे होस्ट बना देंगे शायद मैं कर सकता हूँ। इसमें मेरे को भी आता नहीं है एक्चुअली, जनरली वो करते हैं। और सूर्य प्रकाश जी करते हैं मेनली, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया से।
इसमें कहाँ जाना पड़ेगा जनरली? मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करने पे थ्री डॉट पे आ जाएगा मेक अ होस्ट का ऑप्शन। क्योंकि मैं आप होस्ट नहीं हो तो फिर मैं कर नहीं पा रहा। एक हाँ, हाँ। पार्टिसिपेट डबल पोस्ट अच्छा, आपको अभी कर दो क्या? ये नाम। हाँ अभी आपको और मैं होस्ट कर दिया आपको। अब हो गया अभी। हाँ, अब हो रही है स्क्रीन शेयर, ठीक है। हम्म। अब बता दीजिए अपने बारे में। हाँ हाँ, ठीक है। आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन तो हाँ आ रही है हाँ अभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, आपकी आपके बारे में आ रही है। हाँ। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं एक साथ दो तीन रोल में हूँ, क्योंकि अलग अलग जैसे मेरा जो बिजनेस है वो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है। तो मुझे हर एक सेक्टर का थोड़ा नॉलेज चाहिए होता है। तो पढ़ाई पे अगर पढ़ाई शुरू करते हैं, मैंने सेंट माइकल से सतना से ही पढ़ाई की हुई है। 12th तक मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था। उसके बाद फिर मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है सतना से ही। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स नहीं किया था मैं मास्टर अपने बीटेक के पैरेलल पे ही इंटर्नशिप और जॉब शुरू कर दिया था। फिर मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया अपना 2020 में। तो 2020 में मैंने इसे लॉन्च किया था। वैसे मैंने इसे 2019 में लॉन्च किया था एज अ ऐप। उसके बाद फिर मैंने एज अ कंपनी इसे 2020 में लॉन्च किया था। तो उस वक्त तक मेरे पास पहले भी दो कंपनी थी। वो ई कॉमर्स कंपनी थी। एक का नाम था इन्फिनिटी ट्रेंड, एक का नाम था इन्फिनिटी वर्ल्ड। तो वो एक अलग ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट थी, जैसे अमेजोन है अभी। अभी वर्तमान में मेरे पास मेरी खुद की कंपनी जो है इन्फिनिटी वर्स। वो एक ऐसी कंपनी जो हर एक बाकी कंपनी की सर्विसेज को एक जगह पे लाती है लोगों के लिए। एक तरह से हर चीज का एक सिंगल ऐप है, वेबसाइट है, जो कि आप एज अ वेबसाइट हम लोग चला रहे हैं। इसके अलावा मैं एंटरप्रेन्योरशिप मेंटर भी हूँ, जो कि बिजनेस करना चाहते हैं अमेरिका के लोग या पूरे विश्व से जो भी लोग हैं, वो अगर नैस्डैक जो कि विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, उनका एक नैस्डैक एंटरप्राइज सेंटर है। जैसे हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर जानते हैं इंडिया में, वैसे ही नैस्डैक की तरफ से एक एंटरप्राइज सेंटर चलता है। उसमें मैं एंटरप्रेन्योरशिप मेंटर हूँ, जिसमें मैं उनके वहाँ के स्टार्टअप्स को गाइड करता हूँ कि वो कैसे अपने बिजनेस को चला सकते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, उसके लिए उसे गाइड करके रिजॉल्व करता हूँ। उसके अलावा मैं एप्पल से रिकॉग्नाइज स्विफ्ट टीचर हूँ, जिसमें एप्पल की जो टेक्नोलॉजी है स्विफ्ट, जिससे एप्पल के ऐप्स बनते हैं, उसमें अगर किसी को पढ़ाई से रिलेटेड इशू आता है तो उसमें मैं गाइड करता हूँ और उन्हें और ज्यादा मोटिवेट करता हूँ, जो एप्पल की कम्युनिटी है। फिर इसके पैरेलल पे ही एज अ फ्रीलांसर एक्सबॉक्स टेक्निकल सपोर्ट एक्सपर्ट हूँ माइक्रोसॉफ्ट यूके के लिए, जहाँ पर मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट के यूके या इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स आते हैं। उनके जो टेक्निकल क्वेरीज हैं, स्पेशली रिफंड रिलेटेड या वारंटी रिलेटेड, वो रिजॉल्व करने होते हैं मुझे। सेम है मेरा काम सोनी में भी, एज अ सोनी प्रोडक्ट एंथुजियास्ट या सोनी टेक्निकल एक्सपर्ट। इसमें बस फोकस इतना है कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, जिनको अगर अपने हेडफोन्स या स्पीकर्स में किसी भी तरह का वारंटी या टेक्निकल इशू आ रहा है, तो और या रिफंड रिलेटेड इशू आ रहा है, तो उस चीज के लिए फिर इसमें मैं उन्हें हेल्प करता हूँ गूगल प्रोडक्ट एक्सपर्ट में। और इसमें ही आता है मेरा गूगल फायरबेस अल्फा टेस्टर और मेंबर ऑफ फायरबेस कस्टमर एडवाइजर और गूगल का यूजर रिसर्चर। ये तीनों के चारों रोल्स मेरे गूगल के लिए तरफ हैं, जिसमें मैं गूगल को एज अ फ्रीलांसर ओकेजनली मंथ में एटलीस्ट एक बार एज अ प्रोडक्ट एक्सपर्ट या एज अ यूजर रिसर्चर या एज अ फायरबेस कस्टमर एडवाइजर काउंसिल मेंबर या एज अ अल्फा टेस्टर, मैं उन्हें उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर फीडबैक और रिकमेंडेशन टेस्टिंग के ऊपर देता रहता हूँ, जिससे जो भी चीज़ पब्लिकली यूजर्स के लिए आती है वो पहले मैं टेस्ट करता हूँ, और उसके बाद क्या अच्छा हो सकता है उसमें, क्या गड़बड़ आ रही है, वो सब बताकर उसके बाद वो फिक्स करते हैं। फिर वो पब्लिक के लिए लॉन्च होती है। और टीचिंग कम्युनिटी में मैं अभी हूँ, जो कि अभी एज अ गेट CSIT एडुकेटर अन अकेडमी में, और IIT जेई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एडुकेटर हूँ अभी अन अकेडमी में, जो कि एक और मेरा फ्रीलांस रोल है, जिसमें मैं गेट के बच्चों को और IIT जेई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ, अपने तरीके से उन्हें पढ़ाता हूँ, जिससे उन्हें वो कंसेप्ट और इजी वे पे समझ में आए। और इसके पैरेलल पे मैं अमेजोन इन्फ्लुएंसर भी हूँ, जिसमें अमेजोन की जो वेबसाइट और ऐप है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करता हूँ उन्हीं की वेबसाइट में लाइव जाकर एज अ इन्फ्लुएंसर। इसमें अमेजोन से मैं डायरेक्टली एसोसिएटेड हूँ। मैं बीच में अमेजोन को एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर ज्वाइन किया था हैदराबाद में। फिर मैंने उसे छोड़ दिया कि वो फुल टाइम रोल था और मैं अपनी कंपनी के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा था।
इसके पैरेलल पे मैं वर्क कर रहा हूँ एज एरोस्पेस रिसर्चर ऑर्बिटेक्स में, जो कि इसरो की स्पेस ट्यूटर कंपनी है इंडिया में। जो जैसा आपने स्पेसएक्स के बारे में सुना होगा, इलॉन मस्क की कंपनी, जिनका रॉकेट लॉन्च होता है वापस लैंड कर जाता है, तो रियूज हो पाता है रॉकेट। तो इसमें हम लोग इंडिया में रिसर्च कर रहे हैं इस ऑर्बिटेक्स के अंडर, जो कि इसरो के लिए रिसर्च कर रहे हैं कि इसरो के पास भी खुद का ऐसा रॉकेट हो जो लॉन्च होने के बाद वापस लैंड कर जाए, ताकि हम उसे रीयूज कर सकें। और जो रॉकेट लॉन्च होने के बाद वेस्ट हो जाता है, जो जल जाता है, वो जलने की जगह रीयूज हो सके, तो उससे इंडिया के भी पैसे बचेंगे और इंडिया भी दूसरा देश बन सकता है ऐसा जिसके पास रियूजेबल रॉकेट होगा। तो ये पूरा मेरा अभी इंट्रोडक्शन था। इन सब चीज़ों को मैं पहले भी मैनेज कर रहा हूँ। तो इसमें जो डिफरेंट डोमेन्स है, ये सभी डिफरेंट डोमेन्स और अलग अलग कंपनी के साथ काम करने का जो पूरा जर्नी होता है मेरा, ये सारा डेटा मैं यूज़ करता हूँ अपनी कंपनी में, खुद की कंपनी को ग्रो करने के लिए और खुद की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर अपनी कंपनी की बात करूँ सिर्फ, तो इन्फिनिटी वर्स एक तरह से ऑल इन वन ऐप है, या एवरीथिंग ऐप कह सकते हैं इसे, जिसमें हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं, चाहे वो शॉपिंग हो, या ट्रेनिंग, या जॉब सर्टिफिकेशन में अप्लाई करना हो, चाहे तो फ्री सर्टिफिकेशन लेना हो, गेम्स खेलना हो, जो कि ऐसे गेम्स नहीं जो पबजी जैसे होते हैं, पर ऐसे गेम्स जो चेस, लूडो या ऐसे होते हैं जो दिमाग को सिर्फ शांत या वो और ज्यादा एक्टिव करे, ना कि दिमाग को एडिक्शन दे। और क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं जो आईटी सेक्टर के लोग हैं। लाइब्रेरीज हैं इसमें फ्री में, ताकि कई बार लोग जब ऑनलाइन बुक्स ढूंढते हैं, स्पेशली एनसीईआरटी की बुक, तो बच्चों को एनसीईआरटी की बुक मिलती नहीं है, उन्हें पता नहीं होता कि एनसीईआरटी की ऑलरेडी लाइब्रेरी है। तो हम लोग के प्लेटफॉर्म से हम लोग कनेक्ट करते हैं बच्चों को अलग अलग तरह की लाइब्रेरी से, जिससे वो बच्चे जाकर वहां से सभी के सभी बुक्स को लेकर पढ़ सकते हैं, और उसके बाद उन्हें कोई वायरस नहीं मिलने वाला, सही बुक मिलेगी। और ऐसा नहीं कि हम लोग डाउनलोड करवाते हैं या हम लोग कोई डेटा लेते हैं बच्चों का। हर एक डेटा वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ही करते हैं। हम लोग की सिंपल पॉलिसी, हम लोग एक भी तरह का डेटा कभी भी यूजर का कलेक्ट नहीं करते। इवन हम लोग अपनी कंपनी में साइन अप भी कंपनी के थ्रू ले सकता है, पर जाएगा वो ऑफिशियल गूगल की वेबसाइट में, सिर्फ गूगल के पास ही उनका डेटा होगा, हमारे पास नहीं होगा। ऐसे ही कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट या सैमसंग से शॉपिंग करता है, तो हम लोगों ने इन कंपनी से पार्टनरशिप करके रखी है। अगर कोई हमारे थ्रू उनमें जाता है, तो उन्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स और बेनिफिट्स मिलते हैं हम लोग के थ्रू जाने की वजह से। फिर चाहे वो अमेजोन के फ्री ट्रायल हो या अमेजोन का कोई डिस्काउंट कोड हो। इसके पैरेलल में अगर कोई हम लोग के थ्रू गेम्स खेल रहा है, गेम्स तो ऐसा हम लोगों ने रखा था कि अगर कोई डाउनलोड नहीं करना चाहता फोन में, कई लोगों के फोन में जगह नहीं होती, तो वो लोग एक्टिव दिमाग को एक्टिव करने वाले गेम्स खेल सकते हैं वेबसाइट के थ्रू भी। इसके साथ साथ हम लोग के ऐप से ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकते हैं। आपके जब मैं छोटा था, तो मेरे, क्योंकि उस टाइम पे नया नया बंद हुआ था 98, तो भी हमारे सिस्टम से चल रहा था। तो हम लोग प्रैक्टिकली तो पढ़ पाए कि विंडोज 98 काम कैसे करता है, पर 95 नहीं पढ़ पाए, ऐसे ही विंडोज 1 नहीं पढ़ पाए। तो अच्छा, मेरी वॉइस सभी को क्लियर है ना? तो मैं चेक कर आवाज थोड़ी लेता हूँ। कम आ रही है थोड़ी। आवाज आवाज नहीं आ रहा बड़ा। हाँ, अभी सही है। बीच बीच में तक थोड़ा। थोड़ा ओके, रुक के आ रही है, मैं थोड़ा कट के आ ध्यान रही है दूंगा, थोड़ी शायद सी। नेटवर्क की वजह से हो गया होगा। हाँ, तो इसका ये जो आवाज हम चला गया। लोग कंपनी का अगला फीचर है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हाँ, मेरा सिस्टम वैसे आवाज चेक कर रहा है। एक मिनट में चेक करता हूँ, शायद तक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इससे नेट की स्पीड की दिक्कत होगी। अभी शायद सही होगा। हाँ, तो इसके अलावा हम लोग के में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है, वो सिर्फ इसलिए है कि लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली बंद और रियल लाइफ में बंद हो चुके हैं, जिनके लिए सिस्टम नहीं है, जैसे विंडोज 1, विंडोज 98, 95 और विंडोज 2000, ये सब हम लोग के वेबसाइट के अंदर ही लोग बिना इंस्टॉल के सब यूज कर सकते हैं। ऐसे हम लोग की वेबसाइट में लैब भी हैं, जिन बच्चों के पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, वो लोग हम लोग की वेबसाइट में आकर अपने फोन से ही कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम लोगों ने 150 से ज्यादा कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि उनकी जो फ्री या फ्री ट्रायल वाइज सर्विसेज हैं या डिस्काउंटेड सर्विसेज हैं, वो हम लोग के थ्रू लोग ले सके, बिना कोई भी वेबसाइट के थ्रू जाके स्कैम होकर या अपने पैसे वेस्ट करके। हम लोग का मेन फोकस होता है किसी भी सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाना या फ्री ट्रायल में दिलवाना, ताकि बच्चे उसका अपने लिए अच्छे तरीके से यूज करते हो, सिर्फ बच्चे नहीं, हर एक एज ग्रुप के लोग यूज कर पाए। इस और अगर अपनी कंपनी की बात करें, तो 20 जुलाई 2020 में मैंने इसे लॉन्च किया था एज एन ऐप। फिर इसको एज एन ऐप लॉन्च करने के बाद, उस वक्त जब मैंने इसे एज एन ऐप लॉन्च किया था, तब मैं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की और बिट्स पिलानी गोवा,
IIT DM जबलपुर में इंटर्नशिप्स कर रहा था पैरेलली। मैंने अपनी डिग्री के थ्रू जो 4 साल की मेरी डिग्री थी बीटेक की, उसके पहले 45 से ज्यादा इंटर्नशिप की थी। तो वो सारी इंटर्नशिप मैं पैरेलल में करता था, क्योंकि जब मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था तो पहली बार मुझे IIT दिल्ली के जो पास आउट स्टूडेंट थे, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी, ई-कॉमर्स कंपनी अमेजोन जैसी। वो उसका नाम था वूपलर। उसका मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने CEO बनाया था मुझे। इससे याद आया, मैंने एक और रोल शायद मिस कर दिया अपना, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था। मैं वेदांतु का मध्य प्रदेश के लिए एंटरप्रेन्योर भी हूँ, जो वेदांतु के अंदर माइक्रो एंटरप्रेन्योर हूँ। जैसे मैं मध्य प्रदेश में वेदांतु का प्रमोशन और बिजनेस हैंडल करता हूँ। जो उनके कोर्सेज हैं, अगर कोई मेरे थ्रू लेता है मध्य प्रदेश में, तो अगर वेदांतु की वेबसाइट में उसका कोर्स का प्राइस 1 लाख है, तो वो मुझसे वही सेम कोर्स 70,000 में ले सकता है, क्योंकि मैं वेदांतु की इंटर्न टीम में हूँ। तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मैंने उसको कम करने के लिए मध्य प्रदेश वेदांतु से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, कि अगर सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, जो भी मुझसे जुड़े हैं, अगर कोई वेदांतु के कोर्सेज मुझसे लेता है, तो वो मैं कम कर देता हूँ। और एक और रोल जो मुझसे मिस हो गया था, मैं जो इंडिया के रेगुलेटरी हैं उसके इंश्योरेंस के IRDAI, उनसे डायरेक्टली एसोसिएटेड हूँ। तो उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह का इंश्योरेंस जो इंडिया में वैल्यूएबल है, उसे सेलेक्ट करता है किसी भी कंपनी का, तो उस कंपनी के भी इंश्योरेंस को मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मेरे थ्रू ले रहा है, तो मैं उसे 30% तक कम में दिलवा सकूँ। तो ये जो हम लोग दूसरी वेबसाइट से लेते हैं जब भी इंश्योरेंस, तो वो कई बार अपना कमीशन जोड़ता है एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। तो मैं उसी कमीशन को हटवाने की कोशिश करता हूँ अपने थ्रू, क्योंकि मैं डायरेक्टली IRDAI से सर्टिफाइड हूँ। तो इसकी वजह से ये दोनों पार्ट मैंने रखा था, कि जो भी मेरे थ्रू कभी भी जाते हैं, चाहे वो मेरे कंपनी के यूजर्स हो, मेरे जान पहचान के लोग हो, उन्हें वेदांतु या इंश्योरेंस वाली चीजों में कभी दिक्कत नहीं हो। तो वेदांतु के 300 कोर्सेज मैं 30% तक में कम कराता हूँ। और इंश्योरेंस हर तरह के, बाइक, स्कूटी या हेल्थ इंश्योरेंस या फ्लैट इंश्योरेंस या कंपनी इंश्योरेंस, इन सबको मैं 30% तक में कम करवाता हूँ जनरली। तो जब मैंने ये ऐप बनाया था, तब 24 जुलाई 2020 में, तब मैं सेकंड ईयर में था। उसके बाद फिर मैं थर्ड ईयर में इसे रिलॉन्च किया था एज अ कंपनी। और उस एक सेकंड, उस टाइम पे, अभी जो रिसेंटली कल मैंने देखा कि इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो ऐसा एवरीथिंग ऐप बिल्ड कर सकता है, तो इन्हें अपना सोर्स कोड भेज दे code@x.com में। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी स्कूल से पढ़ रहे हैं, किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर ये ऐसी चीज है जो अब 2025 में इलॉन मस्क ने बोला, 15 जनवरी 2025 को। और ये इस चीज से मैंने काम करना शुरू किया था 2019 में, फिर लॉन्च किया था 2020 में एज एन ऐप। तो ये सेम चीज है जो कि इलॉन मस्क अब मांग रहे हैं, जिसको हम लोगों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। बस अंतर इतना है कि इलॉन मस्क चाहते हैं कि हमारे ऐप में ही अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बैंकिंग जुड़ जाए, तो फिर ये एवरीथिंग ऐप कहलाएगा उनके हिसाब से। और हम लोग के हिसाब से हम लोग अभी भी एवरीथिंग ऐप में हैं। और जो इलॉन मस्क का AI है ग्रुप, और उसके अकॉर्डिंग भी और ChatGPT के अकॉर्डिंग भी, हम लोग का जो ऐप है वो एवरीथिंग ऐप में की कैटेगरी में आता है, जो कि ऑल इन वन ऐप है। तो ये चीज जो आप इलॉन मस्क चाहते हैं 15 जनवरी 2025 में बनवाना, वो हम लोगों ने ऑलरेडी 2020 में बना दिया था, जो मैंने बना दिया था। फिर अब मेरे साथ इस कंपनी में को फाउंडर है स्नेहा गुप्ता, जो कि ये हैं। तो हम लोग इन्होंने ज्वाइन किया था 2022 में मेरी कंपनी। और तब से फिर को शायद मेरी आवाज गई होगी बीच में, क्योंकि नेटवर्क गया था। ओके। तो ये मेरी कंपनी में को फाउंडर रही हैं 2022 से। इसके अलावा तो उस अब हम लोग साथ में मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं। इसमें 80 से ज्यादा सर्विसेज हैं एक ही ऐप में, और हर एक तरह के सर्विसेज हैं, जिसमें कि हम लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से बैक्ड हैं। तो आज तक मैंने अपनी कंपनी को सिर्फ अपनी सैलरी चलाया था, जो भी मैं कहीं से अर्न करता था उससे मैं दोबारा इन्वेस्ट करता था। फिर 2022 में जब स्नेहा ऑन बोर्ड हुई थी एज अ को फाउंडर, तो हम लोगों की कंपनी को गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने फंडिंग दी थी 7 करोड़ की। तो उनकी जो 7 करोड़ की फंडिंग मिली है अभी 2 साल के लिए, उससे हम लोग की कंपनी अपने आप को ग्रो और एक्सपेंड कर रही है, जिससे हम लोग पूरे विश्व में 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के उस मुकाम में हैं। अभी 5,000 लोग हमारी कंपनी में 70,000 देशों से अप्लाई कर चुके हैं। और उसमें से अभी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो जो सही लोग हैं उन्हें अपनी कंपनी में ऑनबोर्ड करके हम लोग उन्हें नौकरी दे रहे हैं। फिर इस तरह करके हम लोग 15,000 लोगों की टीम बनाने में लगे हुए हैं, जो कि पूरे विश्व से अलग अलग देशों से होंगे। अभी 70,000 देशों से एप्लीकेशन हम लोग के पास आ चुके हैं लोगों की। तो और एक अचीवमेंट और था हम लोग का, जो कि हम दोनों का था, और हम तीनों का एक तरह से, मतलब मेरा, स्नेहा का और मेरी कंपनी का ही नाम, मेरी कंपनी का और हम दोनों का नाम ही नासा ने यूरोपा, जो जुपिटर का मून है, जैसे हमारे चांद का नाम तो चांद ही है, और वहां पे जुपिटर का जो चांद है उसे हम यूरोपा कहते हैं। तो नासा ने पहली बार अपने वो पूरे विश्व में नासा ने ही जुपिटर के चांद पे एक स्पेसशिप भेजा है। तो उसमें उनके जो मिशन था वहां पे पानी ढूंढने का, उसमें एक चिप गई है, उस चिप के अंदर हम दोनों का भी नाम है। अब विंध्याचल से सिर्फ हम ही दोनों का नाम है और हमारी कंपनी का नाम है। तो एक अचीवमेंट थी जो कि हम लोग की कंपनी की थी। तो इसका पार्ट हम लोग बने, और इस चीज का न्यूज हम लोगों ने रखा था।
तो इसरो के साथ काम करने के अलावा हम नासा के साथ भी फ्रीलांस में काम करते रहते बीच बीच में। पर ये जो नाम गया था, ये नासा की एक मिशन, एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कि जो लोग अपना नाम भेजना चाहते हैं वो सब क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। उनमें से वो कुछ नाम चुनेंगे, उसमें हम लोग के नाम भी चुने गए थे। तो ये चीज हम लोग के लिए अच्छी थी, जो कि ये जो है रॉकेट है, ये 2024 में निकल गया था अर्थ से। अब 2030 तक ये उस मून तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो मून यहाँ से बहुत दूर है। तो उसमें हम लोग का भी नाम गया, ये हम लोग के लिए एक उपलब्धि थी। और जो ऑर्बिटेक्स है उसके लिए मैं अभी करेंटली काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये स्पेस ट्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है इसरो की। इसमें हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, हमारा कुछ अटलयान ऐसा दिखेगा जैसे इस फोटो में है। तो इसका काम ये होगा कि ये लॉन्च होने के बाद वापस लैंड भी हो सके, ताकि अगर सैटेलाइट लॉन्च किया है किसी वजह से स्पेसशिप में स्पेस में गया है, तो ये वापस आके दोबारा लैंड कर सके। इस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये अभी 2025 की कुछ चीजें हैं। एक मेरा ऑर्बिटेक्स का आईडी कार्ड भी था, वो शायद मिसिंग है यहाँ पे। ओके, तो ये चीजें हैं। फिर अभी ये रिसेंट किए 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे हम लोगों ने बनाया था सतना में। सतना इंक्यूबेशन सेंटर है, यहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियरली मेंटरशिप देता रहता हूँ। और जो इनके इवेंट्स हैं उसमें सीनियर स्टार्टअप कमेटी का मेंबर हूँ। जैसे मैं कोई चार्ज नहीं करता, पर इसमें सतना के लोगों के लिए जो ऑप्शंस हैं, जो आइडियाज हैं, उनमें कैसे गाइडेंस देना है, स्टार्टअप ग्रो करना है, वो चीज़ भी मैं करता रहता हूँ। जैसे एजटेक के लिए पेमेंट लेता हूँ, पर सतना इंक्यूबेशन सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट करता रहता हूँ। तो ये अभी हम रिसेंटली नेशनल स्टार्टअप डे के दिन छोटे बच्चे जो कि 7th क्लास से 12th क्लास तक के हैं, उनसे आइडियाज पूछे थे कि अगर, और उन्हें लिटिल सीईओज ऑफ सतना का खिताब दिया गया था उन्हें। तो उसमें मैं ज्यूरी पैनल में था, उसमें हम लोगों ने कई सारे आइडियाज सुने, और उन आइडियाज में से टॉप 3 आइडियाज चुने थे हमने। हालांकि उसमें टॉप 4 थे जो बहुत अच्छे थे, जिसमें से चौथे का नाम मैंने अपनी न्यूज में दिया था इस बार, जो कि मोस्ट लेफ्ट में है। और जो सेंटर में न्यूज है उसमें बाकी 3 का नाम है। तो ये न्यूज अभी गई हुई थी, जो कि 16 दिसंबर, 17 और 19 दिसंबर को आई हुई है। तो इसमें हम लोगों ने स्कूल के बच्चों को चुना, जिसमें से 2 स्कूल के बच्चे डीपीएस स्कूल से हैं सतना से ही, जिनके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, जिन्हें एज अ बिजनेस रातों रात भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैंने दोनों को बोला हुआ है, अगर दोनों के स्कूल उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और वो सच में उसे एज अ बिजनेस लाना चाहते हैं, तो उसमें मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ फिलहाल, कि वो एज अ बिजनेस ग्रो करें और उस चीज को एज अ बिजनेस उन्हीं के नाम के साथ लाया जाए। तो उसमें मैं उनका मार्गदर्शन करूंगा, पर उसमें पूरा क्रेडिट उनका रहने वाला है, क्योंकि वो उनकी सोच है, उनका आइडिया था। और ये हमारे शहर, सतना शहर के महापौर हैं। और इसके अलावा रिसेंटली जो इवेंट मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर क्लियर है बस। हाँ ठीक है, आप अभी थोड़ा सा हाँ, ठीक है, जो इवेंट में यहाँ, हाँ, थोड़ा स्लो बोलेंगे तो थोड़ा ये जो ठीक इवेंट में, रहेगा। हाँ सॉरी, मेरा जो ये इवेंट है जो अभी मैं यहाँ वर्चुअली जूम में कर रहा हूँ, ये ऐसा ही सेम इवेंट सतना इवेंट सेंटर में अभी रिसेंटली हुआ था 3 जनवरी को, जिसका नाम कॉफी विद फाउंडर था। इसमें जो भी चीज़ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं वहाँ इन पर्सन, ये जो बच्चे हैं ये सभी अपने अपनी कंपनी चला रहे हैं वहाँ पर। तो इंक्यूबेशन सेंटर में अभी 23 कंपनी है। तो उन 23 कंपनी के जो फाउंडर्स थे वो यहाँ आए हुए थे। इन्हें मैं गाइड कर रहा था कि कैसे क्या ये कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये एक इवेंट हुआ था, और ये शायद लास्ट है, एक सेकेंड। हाँ, और बीच बीच में वर्क करता रहता हूँ, क्योंकि जैसे गूगल के साथ करता हूँ, वैसे इकोनॉमिक टाइम्स में जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स का इवेंट होता है, उसमें इंडिया के सारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स आते हैं और डिस्कस करते हैं कि आगे क्या फ्यूचर होने वाला है फाइनेंस का, और हम कैसे अपनी अपनी कंपनी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया में, स्पेशली इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो उस पर हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। इस साल भी शायद मार्च में होने वाला है, और ये अभी 2024 का था। और अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो फिर मैंने उसे इसमें मेंशन किया है। ये मेरे रेज्यूमे का एक स्क्रीनशॉट है, जो कि मैं करेंटली रखता हूँ। तो अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो इसमें कवर हो जाएगी, क्योंकि कई बार हम लोग इतनी चीज़ों में होते हैं कि कोई 1-2 चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे कि इसमें मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा एडेड है, कि मैंने कहाँ कहाँ वर्चुअल इंटर्नशिप्स की हुई हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट में मैंने पहले इंटर्नशिप्स की हुई थी। और जो आईआईटीज़ हैं, लगभग मैंने 13 आईआईटी साथ इंटर्नशिप्स की हुई हैं। ऑल्दो सारी इंटर्नशिप्स एज अ कैंपस एम्बेसडर रही हैं मेजोरिटी। तो उन सब में एज अ कैंपस एम्बेसडर मुझे सीखने मिला कि आईआईटीज़ काम कैसे करती हैं, आईआईटीज के बच्चे ही आखिर क्यों इतना आगे होते हैं, और क्यों हमारी यूनिवर्सिटीज पीछे रह जाती हैं, हम प्राइवेट कॉलेज जब आते हैं क्या चीज़ हम मिस कर पाते हैं। और वो सारी इंटर्नशिप से मेरे कैरियर पे ज्यादा इफेक्ट डाली, कि मैं अपनी कंपनी चला पाया, मैं सही रास्ते पे जा पाया कि कंपनी को कैसे ग्रो करना है, और कैसे बड़ी कंपनी जोड़ के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट में मेरा रोल था एज एन एक्सबॉक्स टेक्निकल सपोर्ट एक्सपर्ट, उसके पहले माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज टेक्निकल सपोर्ट एक्सपर्ट भी था, जिसमें मुझे 3 बैच मिले थे, सिल्वर, ब्रॉन्ज और चैटर बॉक्स का जो बैजेस होते हैं। और उनकी तरफ से भी एक स्पेस प्रोग्राम हुआ था, उसके थ्रू सर्टिफाई किया गया मुझे कि मैं कैसे लोगों के साथ और अच्छे से बिहेव कर सकता हूँ और लोगों को गाइड कर सकता हूँ, जो कि उसमें उनका मोटिव था कस्टमर सपोर्ट को गाइड करना, पर उससे मैं कहीं ना कहीं सीख पाया कि रियल में भी लोगों को कैसे गाइड करते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो मुझे 10th क्लास में हुई थी। स्काउट एंड गाइड एक इनिशिएटिव होता है मध्य प्रदेश में, मुझे पूरे इंडिया में कहा होता है, और मध्य प्रदेश में होता है, तो सेंट माइकल्स में हम लोगों को स्काउट एंड गाइड में बहुत प्रमोट किया जाता था। तो वहां पर मैंने गवर्नर अवार्ड लेवल तक किया था। फिर प्रेसिडेंट अवार्ड के टाइम पे मेरे 12th की एग्जाम आ गई थी, इसलिए मैं नहीं ले पाया था, तो मैंने एग्जाम ही नहीं दिया था, पर गवर्नर अवार्ड तक मैं था। तो स्काउट एंड गाइड एक बहुत बड़ा मेरी लाइफ का की रोल प्ले करता है मेरी जिंदगी में, कि उससे ही मुझे बहुत सारी चीजें जिंदगी में सीखने मिली कि कैसे हम दुनिया में सही से जी पाते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दुनिया की तरफ हमारे क्या योगदान होने चाहिए, और हमारा क्या कर्तव्य बनता है क्या नहीं बनता है। तो स्काउट एंड गाइड अगर मैं किसी बच्चे को रिकमेंड करूँ तो सबसे अच्छा रहता है स्कूल टाइम पे, कि अगर उसके थ्रू कुछ सीख मिल सकती है तो वो जरूर लेना चाहिए बच्चों को। एनसीसी से भी बच्चे रहते हैं, मैं एनसीसी में कभी नहीं रहा इसलिए मैं उसके बारे में नहीं जानता, पर मेरे लिए ज्यादा आकर्षक रहा हमेशा स्काउट एंड गाइड। तो मैं स्काउट एंड गाइड में गवर्नर अवार्ड तक गया था, वो लिया था मैंने। उसके बाद फिर वहां तक जो मुझे सीख मिली, वो सीख मुझे आज तक काम आती है कई जगह पर। और फिलहाल ये हो गया, इतना ही था मेरी तरफ से। अगर आप किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर और बता सकता हूँ। रेज रेज योर हैंड में लिख सकते हैं कोई भी। हाँ, क्वेरीज कोई भी चैट में भी लिख सकता है। हाँ हाँ, मैंने अपना नेटवर्क कैसे बनाया, तो ये जो मैं आईटी में इंटर्नशिप जो मैंने 45 इंटर्नशिप्स की, इसमें कुछ इंटर्नशिप्स वो वाली भी एडेड है जो कि अगर हाँ मेरी स्क्रीन शेयर है, इस पे एक जगह पे मैंने मेंशन किया है। जो एक कंपनी है प्रेप बाइट, ये बिजनेस मैनेजर कंपनी, इसमें मैं एज अ बिजनेस मैनेजर इंटर्न था पहले, फिर एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय गया। इसके अलावा जो मेटा में मैं एज अ यूजर रिसर्चर ऐड हुआ था, और जो आईटी में हुआ था, फिर एसबीआई में मैंने एज एन एचआर का प्राइवेट नाम था, ये अभी स्टार्टअप बंद हो चुका है, इसमें मैंने एज एचआर काम किया। तो ये जो कंपनीज में मैं इंटर्नशिप्स कर रहा था, ये सारी इंटर्नशिप्स में अंदर अंदर मैं नेटवर्क बनाने के लिए कर रहा था, सीखने के लिए कर रहा था, कि या तो मैं उनसे कुछ सीख जाऊं, या तो मैं उनके अंदर ही उनके जो सीनियर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, उनसे जुड़ पाऊं, ताकि मैं उनके साथ आगे जाके बिजनेस एक्सपेंड कर पाऊं। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरा 2016 में, जब मैंने ड्रॉप ईयर लिया था जेईई मेंस के लिए, तब मैंने नेटवर्क बनाना शुरू किया था पहली बार जॉब शुरू करके। फिर मेरी सेकंड जॉब लगी थी एज अ सीईओ, जो कि आईआईटी दिल्ली के alumni ने शुरू किया था, वूप्ले स्टार्टअप उसमें, जिसकी वजह से मुझे एक अच्छा खासा बूस्ट मिला नेटवर्क बनाने में। तो वहां पर से आईआईटी से नेटवर्क खुलते गए मेरे, और फिर वहां से मेरा नेटवर्क हुआ। मिनिमम एज टू लर्न, इसमें कोई मिनिमम एज नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा जो इवेंट के बारे में जिक्र किया यहाँ पर, उसमें 7th क्लास से लेके लगभग 12th क्लास तक के सारे बच्चे थे। पर अगर इसमें मैं जूम करूँ एक जगह पर, शायद वो फोटो होगी, ये जूम शायद नहीं हो रहा, एक मिनट, इसमें जूम हो सकता है या नहीं, हाँ हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ये दो छोटी बच्चियां खड़ी हुई हैं, ये दोनों छोटी बच्ची 4th क्लास में थी या 3rd क्लास में थी। ये दोनों भी अपने आइडियाज बताने वहां आई थी। हालांकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, 7th क्लास से 12th क्लास तक पार्टिसिपेट कर सकते थे, पर इन्होंने इतना अपने स्कूल वालों को बोला और अपने पेरेंट्स को बोला, कि उनके पेरेंट्स और स्कूल वाले इन्हें लेके आए थे यहाँ लिटिल सीईओज ऑफ इवेंट पे, तो इन लोगों ने अपना आइडिया वहां प्रेजेंट किया। तो ये 4th क्लास में रह के भी अपने आइडियाज, इनका आइडिया था जो हमारे हम यूट्यूब में देखते हैं टेडx टेड टॉक्स, उसको ये लाना चाहती थी सतना में, कि सतना के लोगों को ये भी बोलने का एक मंच मिले, जिससे कि सतना के लोग यहाँ से ही बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सीख पाए, कॉन्फिडेंस सीख पाए, ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। तो ये दो छोटी बच्ची तक कर पा रही थी। ऐसे 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे जीते वो सब भी आइडियल है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसी ऐसा कोई एज नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया में अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो अगर आप 18 से नीचे हैं तो आपको पेरेंट्स का वो चाहिए होगा अप्रूवल, और पेरेंट्स के मार्गदर्शन के में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ फाइनेंस के लिए 18 से ऊपर होना जरूरी है। और अभी आप में से किसी ने शायद तक रेज हैंड किया था, मुझसे मिस हो गया। आप डायरेक्टली माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना स्क्रीन शेयर करके अपना पूछ सकते हैं कुछ भी, किसी को भी डाउट हो तो। श्रीकांत जी, आपको कुछ है पूछना है? हाँ हाँ, पूछना है। आप पूछिए सर। एक मिनट। हाँ, ये कहीं चला गया। हाँ, मैं जानना, निखिल जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही निखिल जी? नमस्ते सर।
हाँ, आ रही है। हाँ हाँ। तो मैं जानना चाह रहा था, कोई सर्विस इंडस्ट्री है जो ऐप बेस्ड चलती है, ठीक है? तो वो समझो एक लिमिटेड एरिया में है, 2-4 जिलों में चलती है, तो जो ऐप उसका स्टार्टअप को क्या कॉस्ट लग सकता है, एक अंदाजा? मेरा आवाज आया? मेरा सवाल? जी, मैं आपका सवाल समझ गया। बस 1 मिनट में अंदर वाले रूम में जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बाहर से शोर आ रहा है, शायद कंस्ट्रक्शन ऑन हो गया किसी के घर पे, तो शायद आप लोग को शोर ज्यादा आएगा। ओके, मेरी आवाज अभी शायद क्लियर होगी। आपका क्वेश्चन जितना मुझे समझ में आया नहीं कि आ रही जो लिमिटेड आवाज। एरिया में, छोटे जिला में है, वो लोग कैसे अपने स्टार्टअप ग्रो कर सकते हैं। हाँ आपका क्वेश्चन ये था कि आप जो बच्चे छोटे एरिया से आते हैं, छोटे जिला से आते हैं, वो अपने स्टार्टअप कैसे ग्रो कर सकते हैं और कितना कॉस्ट आता है मिनिमम। हाँ, तो इस पे स्टार्टअप ग्रो करने के लिए जैसे सतना भी एक छोटा शहर है एक तरह से। यहाँ पर पूरे विंध्य में सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी है, इससे ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ। तो बच्चों के लिए पढ़ने के यहाँ ऑप्शंस कम है। और दूसरा कि स्टार्टअप ग्रो करने के लिए शहर कोई भी हो, जैसे आजकल सबके पास यूट्यूब का ऑप्शन है, तो यूट्यूब से सीखने के लिए पहले कोशिश करें। यूट्यूब से जितना ज्यादा सीख सकते हैं फ्री में, उस पर जाए। इसके बाद फिर जो ऐड आते हैं, सबसे ज्यादा सभी बच्चे ऐड से दूर हैं, क्योंकि जो भी ऐड आएगा कि अगर हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, A to Z सब सिखा देंगे 3 घंटे में, 1 घंटे में, इतने दिन में। तो वो लोग, जैसे एक कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया था, उसने बड़ा business.com, उनकी तरफ से मुझे कांटेक्ट किया गया था कि आप 70,000 दो, आप अपना डिग्री मत लो, बीटेक या तो छोड़ दो, या तो फिर एमसीए मत करो जो आप करने वाले होंगे। क्योंकि तब मुझे एमबीए करने का प्लान था, लेकिन वो बोले थे आप एमसीए, एमबीए, एमटेक जो करना चाहते हो सब छोड़ो, आप हमारा कोर्स लो और हम आपको सीईओ बनाएंगे। पर जितने भी ये कोर्सेज होते हैं, क्योंकि मैं खुद टेक इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि जो कोर्सेज होते हैं, जो दावे करते हैं, इनका दावा रहता है सिर्फ पैसे नहीं तक। अगर हमें स्टार्टअप बनाना है या अपना आइडिया पे काम करना है, तो सबसे पहले हमें यूट्यूब से सीखना जरूरी है। अगर हमारी बेसिक्स यूट्यूब से क्लियर हो गई है। क्या? हाँ, तो अगर हमारी सारी बेसिक्स यूट्यूब से क्लियर है, तो उसके बाद फिर हम उसमें आ सकते हैं कि कोई भी एक मेंटोर ले लें। जैसे नैसडैक से मैं मेंटोरशिप देता हूँ, मैं सतना इंक्यूबेशन सेंटर से मेंटोरशिप देता हूँ। तो अगर हम किसी इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ पा रहे हैं तो अच्छा है। अगर हमें जरूरत है तो हर स्टार्टअप को इंक्यूबेशन सेंटर की जरूरत नहीं होती, और हर स्टार्टअप को फंडिंग की भी जरूरत नहीं होती। जब तक हम अपनी जॉब पैरेलल करते हो, अपनी उसमें स्टार्टअप को फंड कर सकते हैं, तब तक करें। एक जॉब की चीज मैंने क्यों बोला, और मैं अभी भी जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो उसमें मेजोरिटी मेरे पास जॉब्स थी। एक रोल है जो फुल टाइम मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, बाकी सारी मैं पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा हूँ। तो इसका रीजन ये रहता है कि हमें जॉब से तो सीखने मिलता है, ये नेटवर्क मिलता है, पर हम कंटिन्यूअसली अपनी जॉब की सैलरी से अपनी कंपनी को फंड कर पाते हैं। तो हमें ना ही अपने घर वालों को परेशान करने की जरूरत होती है, और ना ही घर वालों को मेंटल प्रेशर आता है कि क्या हमारा बच्चा अपने साथ रिस्क ले रहा है। क्योंकि इंडिया में अभी भी स्टार्टअप को रिस्क माना जाता है, क्योंकि हर स्टार्टअप चल नहीं पाता, कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर हमारे पास जॉब रहती है, तो उससे हमारा करियर तो सिक्योर रहता ही है, हम भी टेंशन फ्री रहते हैं कि हमारा करियर ऑन ट्रैक है, हमारे पेरेंट्स भी टेंशन फ्री रहते हैं, और हम उससे ही अपनी सेविंग से अपने स्टार्टअप पे पहले भी काम कर पाते हैं कंटिन्यूअसली। और जब अपने आइडियाज पे काम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, कोई भी आइडिया, जैसे मेरा भी आइडिया था, वो स्टार्टिंग से एवरीथिंग ऐप का नहीं था। वो स्टार्टिंग से था कि मैं जो बच्चों के लैपटॉप या डेस्कटॉप ना होने की समस्या है, उसको ठीक करना चाहता था। फिर मैं धीरे धीरे सारी समस्याओं को सॉल्व करते करते एक ही ऐप में सारी सर्विसेज को लाने की ट्राई किया। तो कोई भी आइडिया जब हम स्टार्टिंग में सोचते हैं, वो आइडिया जब बनता है तो हमेशा सेम नहीं रहता, काफी चीजें उसमें अच्छी होती हैं, और काफी चीजें उसमें चेंज भी हो जाती है। मतलब जो हम सोचे होते स्टार्टिंग में, कई बार हम वो नहीं कर रहे होते, हम और बेहतर कर रहे होते हैं उससे कुछ। तो इसलिए कभी भी किसी भी कोर्स या ऐड के थ्रू जाकर अपने पैसे ना वेस्ट करके, टाइम वेस्ट करके, यूट्यूब से सीखते हुए अपने आइडिया पे काम करते रहें। लेकिन अपने जॉब या कैरियर या डिग्री के होते हुए कोई भी चीज छोड़ के कंटिन्यूअसली स्टार्टअप में लगना कभी भी सही नहीं होता।
और कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट पूरा डिपेंड करेगा किस तरह का स्टार्टअप है। जैसे मेरा स्टार्टअप था वेबसाइट वाला या ऐप वाला, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हाँ छोटा सा कॉस्ट लगता है, प्ले स्टोर में ऐप लाने का 1600 कुछ लगता है, अब हो सकता है 2600 तक खिंच गया हो, पर फिर भी जितना कॉस्ट है अपनी ऐप या वेबसाइट को लाइव लाने के लिए उतना ही डोमेन का, होस्टिंग का, या ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में डालने का इतना ही कॉस्ट रहता है। बाकी ऐप डेवलपमेंट हम खुद से सीख सकते हैं यूट्यूब से, मैंने खुद से यूट्यूब से ही सीखा था। वेबसाइट डेवलपमेंट भी हम यूट्यूब से सीख सकते हैं, और ये सारी चीजें खुद से सीख के जब हम खुद से करते हैं, या अपने दोस्तों की जब टीम बनाते हैं तो दोस्तों के थ्रू जब बनवाते हैं तो वहां पर भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। हर चीज में हमेशा स्टार्टिंग में पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम अपना आइडिया इतनी बार बदल रहे होते हैं कि हमारा आधा से ज्यादा पैसा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और वेबसाइट या ऐप बेस्ड हमारा है, चाहे वो ई कॉमर्स साइट हो या नॉर्मल साइट हो या मेरी कंपनी की वेबसाइट हो जो कि सिर्फ एक सेंट्रल मार्केट प्लेस है, तो इन सब में ही हम खुद से स्टार्ट कर सकते हैं बिना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। और उसके बाद फिर जब बिजनेस ग्रो करना है, जब कुछ कस्टमर्स बन गए, कुछ पैसा बनने लगा, तो फिर हम फंडिंग उठा सकते हैं या ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। पर स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती, और जो छोटे मोटे कस्टमर्स आए हमारे पास, उन्हीं कस्टमर से हम फिर रिटर्न जो मिल रहा है उसे दोबारा इन्वेस्ट कर दिए, या अपनी जॉब से जो अर्निंग हुई उसे इन्वेस्ट कर दिए, तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। हालांकि जब हम बुक में पढ़ते हैं तो ये चीज नहीं सिखाई जाती, बुक में सिखाया जाता है कि हम फुल टाइम अपनी कंपनी मैनेज करें। पर अभी के टाइम पे फुल टाइम कंपनी मैनेज करना मतलब अपने पूरे कैरियर के साथ रिस्क तो ले रहे हैं, पर हम अपने पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं टेंशन दे रहे हैं कि हम अपने कैरियर के साथ खेलते नहीं जाए, क्योंकि पेरेंट्स अभी भी स्टार्टअप को उतने अच्छे से नहीं समझते। हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस तो अलग है कि किसी बच्चे ने दुकान खोल लिया तो पेरेंट्स समझेंगे कि दुकान खोली है, कुछ ना कुछ तो बिकेगा ही, प्रॉफिट तो होगा ही, या बंद करके बाद में वापस ट्रक में आ देंगे। पर ऑनलाइन कंपनीज को नहीं समझ पाते पेरेंट्स, और उसमें उनकी उतनी इंडिया में अभी वो कल्चर या उतनी सक्सेस नहीं आई है, सिर्फ 10% या 5% स्टार्टअप ही सक्सेस हो पाते होंगे ऑनलाइन वाले में। तो इसलिए हमेशा अच्छा है कि हम अपनी जॉब के साथ करें, क्योंकि बुक में जो सिलेबस दिया गया है वो है अमेरिका साइड के लोगों ने बना दिया कोई सिलेबस कि बिजनेस ऐसे करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है, और उस चीज को इंडिया में बस पढ़ाया जा रहा है, पर वो प्रैक्टिकली नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज की यहाँ पर हो। इसलिए इसलिए मैं उसे रिकमेंड नहीं करता कि वो चीज फॉलो की जाए। अ, आपका आंसर हो गया होगा शायद ये वाला। आपने बताया ऐप घर पे बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं, और आपने बताया कि यूट्यूब से सीख सकते हैं। हाँ हाँ अपनी वेबसाइट आप खुद बना सकते हो। हाँ, मैंने अपनी वेबसाइट और ऐप खुद से बनाया था, और मुझे आता नहीं था पहले पहले मैंने 2 साल सीखा था उसको यूट्यूब से फ्री में, मैंने कोर्स नहीं लिया था कोई भी। आज तक पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक पेड कोर्स लिया है, वो था एक आईओटी का कोर्स था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी का था, क्योंकि उसमें मुझे किट मिलने वाली थी 1300 की, तो मैंने किट का प्राइस दिया था। उसके अलावा कोई भी पेड कोर्स मैंने नहीं लिया कभी भी, चाहे वो उसका ऑनलाइन किसी भी तरह का कोर्स हो। क्योंकि जब हम लोग पेड कोर्स लेते हैं तो कोर्स लेने वाली कंपनीज जितने दावे करती हैं, जितने वादे करती हैं, वो पैसे नहीं तक करती हैं, बाद में फिर हम लोग को रिकॉर्डिंग पकड़ा देती हैं कि रिकॉर्डिंग देखो सीखो, जो डाउट हो पूछ लेना। तो वहां पर आखिर जब हमें रिकॉर्डिंग ही देखनी है तो हम यूट्यूब से देख के सीख सकते हैं। और आज के टाइम पे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ऐप बनाना 5 या 10 मिनट का काम हो गया है। बनना पहला चीज बनना मेन इंटरफेस, उसके बाद फिर हम उसे एडिट करने में 1 2 3 दिन दे सकते हैं कि हमारे हिसाब से वो चीज edit हो जाए, पर उसको बनाना बहुत कम टाइम हो गया है। तो एआई से बच्चे सीख सकते हैं बनाना, एआई से आजकल कोई भी बना सकता है। मैंने कल रात को ये एक ऐप जो मैंने अभी बच्चों का आइडिया बताया कि स्कूल की बच्ची थी, उसमें से एक आइडिया था ई वेस्ट मैनेजमेंट का। मैंने अभी वो उस बच्चे ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है कि उसको लाना है, लेकिन मैंने उसको बोला था कि मैं उसे हेल्प करूंगा ऐप या वेबसाइट बनाने में। तो मैंने कल एआई की हेल्प से उस वेबसाइट को बनाना चाहा, 5 मिनट में उसकी पूरी वेबसाइट रेडी हो गई। अब उस वेबसाइट को हम लोग चेंज करते हैं कि अपने हिसाब से, तो ये चीज काफी आसान हो गई है एआई की वजह से। आपका आवाज थोड़ा कट गया था बीच में। हाँ ई ई ऐप के बारे में आप कुछ बता रहे थे, वहां से आवाज कट गया। ई वेस्ट के हाँ, बारे में, एआई के बारे में बता रहा था मैं। ई वेस्ट का कोई ऐप बता रहे थे, वहां से आवाज हाँ, कट गया। ई वेस्ट। हाँ, ई वेस्ट का जो आइडिया था, जो एक अर्शिया करके 11 क्लास की लड़की है जो अभी रिटेल सीईओज में आई थी, उसका एक आइडिया था। उसके ऊपर उसे वेबसाइट और ऐप बनाने के लिए मैंने उसके बोला था। उसने अब तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया, पर मैंने बोला था कि मैं हेल्प करूंगा। तो अभी से सीखने की कोशिश कर रहा था कि उसके में क्या क्या हम बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने एआई की मदद से उस ऐप को भी, उसकी वेबसाइट को भी 5 मिनट में बना लिया था। तो आजकल एआई इतने एडवांस हो गए हैं कि हम सिर्फ एआई को बताएंगे हमें ये बनवाना है, वो हमें पूरा सोर्स कोडिंग करके दे देगा। फिर हमें बस इतना आना चाहिए कि हमें वो कोड समझने की समझ होनी चाहिए कि हम उस कोड को समझ के अपने हिसाब से चेंज कर सकें। तो जो बेसिक ढांचा है वो किसी चीज का, वो एआई हमें बना के दे सकता है पूरे ऐप का, वेबसाइट का। फिर हम उसे अपने हिसाब से, जब उसकी बेसिक समझ होगी कि वो चीज काम कैसे कर रही है, हम उसे ठीक कर सकते हैं।
ये वैसा है कि हमें पूरी कार बनी बनाई मिल रही है, बस हमें मैकेनिक होने की नॉलेज होनी चाहिए कि हम इस कार को ठीक कैसे करें या चेंज कैसे करें, मॉडिफाई करें। इतना ही है, बाकी अब तो आसान है सब कुछ, ऑनलाइन सीख कर फ्री में बनाना, क्योंकि हर एआई अब हमें फ्री में बना कर दे रहा है सब कुछ। निखिल जी, मेरा एक डाउट था हाँ कि जैसे हमने कोई एक पोर्टफोलियो बना दिया या मार्केट प्लेस बना दिया इंस्टाग्राम पे या मेटा पे कहीं पे, बट वो क्या है ना, वो रीच नहीं कर पाता। अब अपने पास मान लो अपने को कोई टेस्ट करने के लिए तो हमारे पास है नहीं कि हमने टेस्ट कर लिया कि ये चलेगा या नहीं हाँ चलेगा। अब हम मान लो अगर अपना जो सैलरी वगैरह का पैसा उसमें लगाते भी हैं तो हाँ। समझ में नहीं आता कि वो बर्न होने वाला है या फिर वो कुछ रिजल्ट आरओआई देने वाला है। तो सर उसमें क्या किया जाए? मतलब हमारे पास अगर कुछ नेटवर्क नहीं है, जीरो नेटवर्क पे हम हैं, तो एकदम से हाँ, कैसे कम से कम इतना बेस लेवल पे रीच किया जाए कि उसके बाद ऑटोमेटिकली कस्टमर प्रोडक्ट को देख के आए। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपनी वेबसाइट से पहले उसे मेटा की जो मतलब फेसबुक में अगर हम जाते हैं, हमेशा एक मार्केट प्लेस करके ऑप्शन है फेसबुक में, जिसमें हम लोग अपना चाहे रूम रेंट भी डाल रहे हो, सेकंड हैंड चीजें सेल करो, सब कुछ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज। जब हम लोग मेटा में डालते हैं और मतलब अपनी फेसबुक वेबसाइट में डालते हैं, फेसबुक की आईडी से ही अपलोड करते हैं, तो उससे हम सेट कर सकते हैं कि किस सिटी को दिखाना है वो वाला प्रोडक्ट और कितनी किलोमीटर में दिखाना है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाऊं। बट वो सर वो रीच नहीं करता है। वो या तो आप उसका मेटा एड्स का जो पैसे वगैरह है वो आप दो, उनकी सर्विसेज बाय करो, तब वो कहीं स्पॉन्सर्ड करके वो रीच करवाएगा, वरना वो रीच ही नहीं करेगा, आपका जीरो पे ही रह जाएगा। दिक्कत वहां मैंने पे ये रहती ट्राई है। किया था जब भोपाल के लिए मैंने ट्राई किया था, सतना में रहते हुए। मुझे एक कोर्स दिखाना था, हाँ। एक कंपनी, एक आईआईटी दिल्ली का था या आईआईटी बॉम्बे का था। उस कोर्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोला था, और वो लोग मुझे उस कोर्स का मतलब साइन अप फीस था 399, और वो लोग मुझे 100 रुपीज पे कर रहे थे पर सेल्स। तो मैंने उसे ट्राई किया था फेसबुक के थ्रू, तो वो दिखा था भोपाल के लोगों को। बस एक कि हम जब सेट कर रहे हैं तो चेक करना है कि सारी सेटिंग्स ठीक है कि नहीं। तो या तो हम लोग यूट्यूब से देख के उसे सीख सकते हैं क्या गलतियां होती है जनरली, क्यों नहीं दिख रहा लोगों को, क्योंकि रीच आती ही आती है उसमें। अगर नहीं आ रही है तो फेसबुक ऐड का भी अब सस्ता हो गया है, क्योंकि 390 रुपीज में 5500 लोगों को दिखाता है फेसबुक ऐड। तो अगर हम इंडिया से सेलेक्ट करते हैं, मैंने सपना सेलेक्ट किया था अभी, और 390 रुपीज में मैंने एक रील दिखाने के लिए किया सबको, तो 390 रुपये में 24 घंटे के लिए वो 5500 लोगों को दिखी थी वो रील। उन सभी को दिखाई गई, और उसका फिर ऑटोमेटिक वो पैसा कटना बंद हो गया मेरे अकाउंट से। तो 390 रुपये मिला में टैक्स जोड़ के 420 कटा था मेरे अकाउंट से, पर उतने में ही उन्हें 5500 लोगों को दिख गई वो रील। तो फेसबुक के थ्रू बहुत सस्ता है, गूगल के थ्रू सस्ता नहीं है। गूगल एड्स चलाने में कई बार कम रिटर्न मिलते हैं, पर फेसबुक ऐड चला के टेस्ट कर सकते हैं हम कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। अभी अभी मैं एक सभी की ओर से दो प्रश्न पूछता हूँ। जैसे आपने बताया, पहला आपने बताया एआई की मदद से आप कोई ऐप बना सकते हैं, है ना। हाँ सभी नहीं जानते एआई क्या है। हाँ। एक बात। और दूसरा, जब आप प्ले स्टोर पे इसको अपलोड करोगे अपना ऐप को, तो वहाँ पे चार्जेस कितने, उसका खर्चा कितना है? प्ले स्टोर में जिंदगी भर के लिए पहली बार में फीस देना पड़ता है, 1600 से 2600 के बीच में। प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों में कुछ 15 से $25 रहता है, डिपेंड करता है कि कहाँ से कर रहे हैं हम लोग। तो मेरा स्टार्टिंग में लगा था 1750 टैक्स वगैरह मिला के। और वो एक बार फीस दिया मैं, अब उसके बाद मैं उसमें अनगिनत ऐप अपलोड कर सकता हूँ प्ले स्टोर में। आवाज नहीं चाहे आ रही। मैं कोई 10 बार अपलोड आवाज कर दूं या 10 अलग ऐप बना के अपलोड कर दूं। हाँ अभी सही है। अभी आ रहा। हाँ, फिर से बोलिए। अभी आवाज क्लियर है। हाँ जी। एक सेकंड, नेटवर्क चला गया था शायद। हाँ, प्ले स्टोर में एक बार ही फीस देनी होती है, ऐप स्टोर में भी हम लोग एक बार 2500 तक की फीस देकर उस जिंदगी भर कितने भी ऐप अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो अपनी कंपनी के ऐप को बार बार अपलोड कर सकते हैं, या 10 से ज्यादा ऐप को भी चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। तो फीस एक बार लगती है। हाँ, ये है कि अगर हम लोग कुछ बेच रहे हैं ऐप के थ्रू, तो उसमें कई बार कमीशन देना पड़ता है कंपनी को। तो प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों ही 30-30% कमीशन लेते हैं, 25 से 30%। जैसे कि ओला उबर है, अगर कोई ओला उबर से हम लोग कैब बुक करते हैं, तो ओला उबर और या जोमेटो स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं, तो ये कंपनी एप्पल को और गूगल को कमीशन दे रही होती है 25 से 30% अपने बिजनेस तरफ से। तो वो जाता है, लेकिन ऐप को डालने के लिए वो एक बार बस देना पड़ता है 1600 से 2500 रुपये। वो डिपेंड करता है किस तरह में डालना है, ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में। और उससे फिर हमें और जिंदगी भर कितने भी ऐप फ्री में डाल सकते हैं उसमें, वो 12 पैसा नहीं देना पड़ता। पर जो एजेंसी हैं जो बनाती हैं वो हर बार पैसे लेती हैं, वो बोलती हैं कि आपका ऐप डालेंगे हम तो उसका पैसा लगेगा। तो एजेंसी जो है, मार्केटिंग एजेंसी है मार्केट में, या ऐप डेवलपमेंट मार्केट एजेंसी है, ये सब लेती रहती हैं पैसे। लेकिन गूगल और एप्पल सच में पैसे नहीं लेते इतनी बार, वो सिर्फ एक बार पैसे लेते हैं।
हाँ, तो मेरा वो दूसरा प्रश्न ये था मेरा कि एआई क्या है, सभी की ओर से पूछ रहा हूँ आपको, एआई क्या है और इससे ऐप कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसे मैं करके ही दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा बहुत वो बढ़िया ज्यादा होगा, इजी हो। बहुत हाँ। बढ़िया। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? हाँ, हाँ, तो जैसे ये परप्लेक्सिटी करके एक एआई है, perplexity.ai। तो ये एक ऐसा एआई है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इससे मैं कुछ भी पूछता हूँ या कुछ भी बोलता हूँ करने को तो ये करके देता है। तो अगर मैं अपने बारे में ही पूछूं, जैसे कि हु इज निखिल सोनी, या अगर कोई मुझे नहीं जानता, एंड अबाउट मेरी कंपनी के बारे में, इन्फिनिटी वर्स, तो ये पूरे नेट से ढूंढेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी कंपनी क्या करती है। फिर मेरे बारे में खुद से लिख के देगा, मेरी फोटोज बताएगा, मेरी वीडियोस बताएगा, मैं बैकग्राउंड क्या है मेरा वो बता देगा। मैंने इससे नहीं बोला कि मेरा बैकग्राउंड बताए या अचीवमेंट बताए, पर ये सब कुछ उसके हिसाब से आंसर को ठीक करके लिख के देता है। तो ये ऐसा एआई, ये हो गया एआई का काम। कोई भी चीज जो हम लोग गूगल करते हैं, जब हम लोग गूगल भी कर रहे हैं इस समय, तो जैसे मैं हु इज, ये गूगल करूंगा तो ये आ जाएगा सीधा। लेकिन यहाँ पे जेमिनाई वाला पार्ट नहीं आ रहा, पर हम लोग जब फोन में करते हैं तो कई बार यहाँ पे लिख के आता है वो जेमिनाई करके एक चीज। तो जेमिनाई भी एआई है एक तरह से गूगल का। परप्लेक्सिटी एक अलग कंपनी है और जेमिनाई एक अलग कंपनी है, पर ऐसे ही हजार से ज्यादा एआई मार्केट में है कि हम लोग उनका यूज करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। अब मुझे इससे बोलना है कि जैसे मुझे ऐप बनाना है ट्रांसलेट या कैलेंडर ऐप, तो आई वॉन्ट टू मेक कैलेंडर ऐप। तो व्हाट prompt I should give to AI to make it same as Apple कैलेंडर ऐप। ये मैंने इससे बोला कि मैं, ये मुझे बस ये बता दे कि मैं दूसरे एआई को क्या बताऊं कि वो एप्पल जैसा सेम ऐप बना दे मेरे लिए। तो इसने यहाँ पर दे दिया, अब मुझे सिर्फ इसको कॉपी करना है यहाँ से, इसने जो बताया, और ये कॉपी करना है यहाँ तक कि आई वॉन्ट टू डिजाइन। अब इसे मैं अगर दूसरे एआई को बोलूंगा, जो एक और एआई है जो ये चीज बनाता है, जिसका नाम है create.xyz ऐप, इसको सर्च किया मैंने। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। मैं create.xyz अभी मैंने कल रात को यूज किया था, इसलिए मैं इसके थ्रू बता रहा हूँ। अब मुझे बस यहाँ प्रोजेक्ट्स में आना है, न्यू प्रोजेक्ट, और ये मुझसे पूछेगा कि आज क्या बनाना है हमें। तो मुझे बस यहाँ पर बता देना है टाइप करके कि क्या बनाना है। यहाँ मैंने वही चीज पेस्ट कर दी जो मैंने उससे पूछी थी, और एंटर, शिफ्ट एंटर, एक मिनट। हाँ, ये मैंने भेज दिया इसको। अब राइट साइड में ये पूरी चीज बनाना शुरू कर देगा एक तरह से। एप्पल कैलेंडर मिरर बिल्डिंग यहाँ पे लिखी है, मतलब ये सोर्स कोडिंग कर रहा है मेरे बिहाफ में। यहाँ लिखा है चैट जीपीटी और जेमिनाई, मतलब चैट जीपीटी और जेमिनाई गूगल का जो है, इन दोनों का एक साथ यूज करके सोर्स कोड बनाएगा, और उसको बनाने के बाद पूरा इंटरफेस भी बना देगा। तो ये कोडिंग भी कर रहा है राइट साइड में, ये आ गया। मैंने फोटो नहीं दिया, मैंने इससे दिया कैलेंडर कैसा दिखता होगा, पर इसने उसका पूरा सोर्स कोड रेडी कर दिया है। इसे मैं फोन के साइज में भी देख सकता हूँ कैसा दिखेगा, और डेस्कटॉप के साइज में देख सकता हूँ। इसमें जनवरी फरवरी सब कुछ रहेगा। अपने से ऐड कर सकता है ये। ईयर में हम लोग डाल सकते हैं, वीक में डाल सकते हैं, डेज में डाल सकते हैं। हम लोग इसे फिर जितना बोलेंगे, अभी नेक्स्ट तो शायद तो इससे लोड नहीं होगा पूरा। और फिर यहाँ पर से एडिटिंग भी कर सकते हैं। और अगर हमें इसका पूरा सोर्स कोड चाहिए तो हम एडिट में जाकर, जैसे ये तो प्राइसिंग लेती है वेबसाइट, अपना एडिट कर सकते हैं यहाँ से कुछ भी। एक, अभी एडिटिंग में नहीं टाइम देते, मैं सीधे सोर्स कोड की बात करता हूँ। एडिट कोड, यहाँ एडिट कोड में आएंगे तो ये मिल गया सोर्स कोड पूरा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको ये बताना पड़ा कि मुझे एक ऐसा ऐप चाहिए है जिसमें कि यूजर इंटरफेस वो एप्पल जैसा हो, साफ सुथरा हो। हम लोग इवेंट को स्केड्यूल कर सके और रिमाइंडर हो सके, टास्क मैनेजमेंट कर सके, हम नोटिफिकेशन भेज सके, कस्टम सीरी हो उसमें एप्पल का, और उसमें कैलेंडर अकाउंट बहुत सारे लॉगिन हो सके, मल्टीपल कैलेंडर अकाउंट, हम इवेंट प्लान कर सकें, और शेयर कैलेंडर कर सके, जो अपना कैलेंडर शेयर कर सके, हॉलीडे बर्थडे ऐड कर सके, और यूजर फीडबैक हमें मिल सके। क्या अगर कोई दिक्कत आए तो इसने खुद ने सब कुछ इसने कोड कर दिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कोड देखने के लिए कोड में क्लिक करना पड़ा। डेमो में क्लिक कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे सेलेक्ट में क्लिक कर सकता हूँ, तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई पार्ट। और सेलेक्ट करते हुए जब कर्सर आया तो बता रहा है कि ये डिवीजन है,
और ये क्या है, DIV जो ऊपर लिखा है, और ये H2 लिखा है इसके ऊपर, मतलब ये हेडिंग है। तो जिन लोगों को कोड की समझ है, बेसिक कोड समझ, वो फिर अब कोड को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपी करके, या यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि मुझे मुश्किल से उतना ही टाइम लगा जितना इस ऐप को लगा। इस ऐप को लगा होगा 3-4 मिनट बनाने में इस चीज को। अब अगर मैं उस प्रोजेक्ट की बात करूँ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया, जिसका ये है, ये उस लड़की का आइडिया है जो कि था उस चीज का, ई वेस्ट मैनेजमेंट का। तो उसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, थोड़ा नेट स्लो हो गया, जूम में हूँ मैं इसलिए। ये इसको मैंने सिर्फ इतना बोला था, चैट गया वो यहाँ से, नहीं तो मैं इसका अपना प्रॉम्प्ट दिखा था। मैंने इसको सिर्फ इतना बोला था कि ये मेरा आइडिया है, और मुझे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी वेबसाइट चाहिए। तो इसने ये पूरी वेबसाइट बना दी थी, जो कि फोन के लिए कैसे दिखेगी ऐसे देख सकते हैं हम लोग। इसमें मैंने एक पार्ट भी अपने हाथ से नहीं लिखा, पूरा कोड AI ने खुद नहीं लिखा है, और इसको लगे सिर्फ 5 मिनट इस कोड को लिखने में। हम ये फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से कुछ भी, फर्नीचर वगैरह, और फिर सर्च कर सकते हैं। और इसका कोड देखना हो तो बस मैं कोड पे क्लिक करके देख सकता हूँ। अब मैं इस पूरा कोड को डाउनलोड, कॉपी या चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये चीज़ काफी अच्छा रहता है। फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, यहाँ से अगर मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है फाइनेंस वालों के लिए होगा ये, यहाँ पे लिखा था ROI कैलकुलेटर। तो मैं बस इसको बोलूंगा कि ये कोड बना के, ये बना के दे दे मुझे। तो ये बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक चीज चेंज रहेगी, ये वो इसने बोला आई क्रिएट ROI कैलकुलेटर, अब ये बना दिया इसने। अब यहाँ ये वेटिंग है, और यहाँ पे राइट साइड पे चीज चेंज होनी चाहिए। तो इतना ही रहता है, बस हमें इसको बताना है कि हमें क्या चाहिए, और ये बनाना शुरू कर देता है उस चीज को। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है शायद। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये वेटिंग में चला गया, मेरा नेटवर्क स्लो हो रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो बस ये इतना इजी है। हम AI से कुछ भी बनवा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इवन अगर मैं ये PPT जो मैंने बनाया, अगर मुझे ये PPT बनाने का टाइम नहीं होता या मुझसे ना बनता, तो एक Gamma.ai ये एक और AI है। इसमें जब हम आते हैं, साइन अप करते हैं, हालांकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो लॉग इन बस कर दूंगा मैं। हाँ, मेरा लॉगिन हो गया ऑटोमेटिक। तो मुझे बस इसको ये बोलना है, जैसे मैंने अपनी बहुत सारी अलग से बनाई हुई थी, इनसे बनवाई थी। क्रिएट न्यू में क्लिक करूंगा। अब इस AI को कैसे यूज कर सकते हैं, तो जनरेट पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको सिर्फ इतना बोलूंगा कि एक वेब पेज बनाना है। और वेब पेज किसका होगा? ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब मुझे इसको हर चीज अच्छे से नहीं बतानी, मैं बस इतना बोल दिया कि इसके ऊपर वेब पेज बना के दो। तो ये पहले उसकी ये बनाएगा आउटलाइन कि इतने 8 टॉपिक होंगे, चलेगा। और फिर कितना डिटेल करना है, मीडियम, ब्रीफ की पूरा डिटेल। तो मैं डिटेल, इमेज कौन सी होंगी AI खुद से बनाएगा कि मैं दूंगा, मैंने डाल दिया AI से। और कौन सा मॉडल होगा ये खुद से ले लिया। अब मुझे इसे क्रिएट भी करना है, पर इसको क्रिएट करने के लिए मेरे पास उतने क्रेडिट होने चाहिए। हाँ, है। तो मैं बस क्लिक करूंगा जनरेट। अब ये पूरी वेबसाइट जनरेट करना शुरू कर देगा मेरे लिए, और मुझे कुछ नहीं करना, मैंने बस उतना टाइप किया। अब ये खुद से लिखना शुरू कर दिया, एक एक वेबसाइट की चीजें खुद लिखेगा, खुद से इमेज बनाएगा, खुद से सारी चीज रखेगा। ये इसने डायग्राम खुद बना दिया। अब यहाँ पे लेफ्ट में इमेज खुद बनने वाली है। ये सब इमेज सब कुछ एक साथ हो रहा होता है, और मुझे कुछ नहीं करना, ये सब मैं अपने हाथ से नहीं कर रहा, मेरे हाथ दूर है इससे। लेकिन ये 8 के 8 पेज बना देगा, क्योंकि 8 पेज की बात हुई थी। मतलब स्टार्टिंग में मैंने 8 पेज फाइनल किए थे, तो ये 8 पेज बना देगा, और ये पूरी वेब पेज रेडी हो जाएगा। जी, अब मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, पब्लिश भी कर सकता हूँ इस वेबसाइट को। अब अगर मैं पब्लिश करता हूँ, तो मैं इसको पब्लिश करके आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा। ये इमेज भी बन गई सब, और इमेज एकदम अच्छी क्वालिटी की बनाता है AI खुद से। सारा डायग्राम बना दिया इसने, सब कुछ बना दिया। इस तरह PPT भी बना सकता है ये। तो बस मुझे पब्लिश पे क्लिक करना है वेबसाइट पे। अगर एडिट नहीं करना, मुझे लगे कि सब कुछ सही है, तो बस मैं पब्लिश में क्लिक करूंगा, और ये मेरी लिंक कॉपी हो गई। ये लिंक है मेरी ई वेस्ट मैनेजमेंट डॉट, फिर जो भी कैरेक्टर है, फिर डॉट गामा डॉट साइट। और ये वेबसाइट लाइव हो गया। अब मैं ये वेबसाइट अगर आप लोगों को भेजूं Zoom में, तो आप सभी ये वेबसाइट यूज कर सकते हो। ये क्योंकि अब ये वेबसाइट चालू हो गई है, और ये सबके पास जा सकती है। सभी मैं भेजता हूँ। सॉरी, कोमल सोनी करके एक सेलेक्ट हो गया चैट, उसमें बस गई। हाँ, अब ये सबको लिंक गई। अब आप सबके फोन में वेबसाइट नॉर्मली चलेगी। तो इसमें मुश्किल से मुझे 1.5 मिनट लगा होगा इस वेबसाइट को बनाकर लाइव करने में, क्योंकि मैंने AI के साथ किया। आई मेरा नेट स्लो इसलिए 1 2 3 अलग दिख रहा है। अब ये ऑटोमेटिक एक साथ आ जाएगा। मैं जूम से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। रिफ्रेश करता हूँ।
तो ऐसे ही हम कुछ भी बना सकते हैं एआई से, चाहे वो वेबसाइट हो, पीपीटी हो। अभी मैं पीपीटी का अगर एग्जांपल दिखाऊं, जो हम पावर पॉइंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पर हाँ, इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। अब अगर मैं इसको अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दूं, इंपोर्ट यूआरएल, तो मुझे बस अपनी वेबसाइट बतानी है, मुझे करना है इंपोर्ट। तो ये मेरी कंपनी की पूरी वेबसाइट स्कैन करेगा और उसका फिर एक कॉपी बना देगा तुरंत। तो ये इसको करना क्या है, सिर्फ इंपोर्ट में मैंने क्लिक किया, बस मेरे नेट सही चले। नेट मेरा बहुत ज्यादा स्लो है अभी, तो इसे अभी रहने देते हैं। तो जो मैं समझा रहा था वो बस यही था कि अगर हम लोग कुछ भी करते हैं इसे एआई को बोलते हैं, तो एआई सब कुछ करके दे सकता है हमें। तो एआई एक तरह से हमारे लिए एक असिस्टेंट है, जिसको हम जो बोलेंगे वो बना के देगा। बस उसे एडिट करना अपने हिसाब से, उसे मॉडिफाई करना हमारी नॉलेज को। अब जैसे पीपीटी बनानी है मुझे अपनी वेबसाइट की, तो मैं सिर्फ उसको बोल दूंगा आप प्रेजेंटेशन सेट करके कंटिन्यू करूंगा। मेरी वेबसाइट के बारे में ये सब कुछ जान चुका है और सारा पीपीटी बना देगा। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, 8 स्लाइड होंगी। बी हैप्पी। अब मैं यहाँ से थीम सेट करता हूँ, मुझे ऐसा पर्पल थीम पसंद है, तो मैं पर्पल थीम सेट कर दिया। जनरेट पे क्लिक करूंगा। अब मेरी वेबसाइट से फोटो उठाना है, मेरे बारे में उठाना है, जो कुछ भी मेरी कंपनी के बारे में है, ये सब कुछ ये खुद से लिखेगा, खुद से फोटो बनाएगा। मेरी कंपनी की पार्टनरशिप के बारे में इसने रख दिया, लोगो अपने में सेलेक्ट कर दिया। अब मेरी कंपनी में हायरिंग चल रही है अभी, 15,000 लोगों की, 24 शहर से, तो उसके बारे में इसने बता दिया। हम लोग क्या करते हैं जनता के लिए, क्या करते हैं गवर्नमेंट के लिए, वो इसने खुद से ले लिया। मैंने ये सब कुछ नहीं बताया, इसने सब कुछ खुद से ले लिया। पार्टनरशिप क्या है हमारी, ग्लोबल रीच क्या है, हम लोग एप्पल के साथ पार्टनरशिप में, माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से, ये इसने ले लिया। फाउंडर्स कौन है, मैं हूँ और स्नेहा है। अब हम लोग की ओरिजिनल फोटो नहीं लिया है इसने, लेकिन हम लोग कैसे दिखते होंगे हमारे नाम से और हमारे एज से इसने सही से समझ लिया कि मैं ऐसा दिखता हूँ और स्नेहा ऐसे दिखती होंगी। और इसने फिर ऐसे 8 स्लाइड बना दिया। तो इसने पूरी की पूरी पीपीटी बना दी, मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा और सब कुछ हो गया। अब मैं यहाँ से अपना नाम चेंज कर सकता हूँ कि मैंने एडिट किया है, ये चीज़ मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि यहाँ हो बस। और फिर यहाँ से फोटो वगैरह मैं सब चेंज कर सकता हूँ। तो ये सब भी एकदम आसान हो गया। तो एआई यही है कि बस हमारे लिए एक असिस्टेंट टूल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वर्ल्ड में। और 1000 से ज्यादा एआई है, हम कुछ भी करा सकते हैं उससे। वीडियो एडिटिंग हो, फोटो एडिटिंग हो, पीपीटी बनाना हो, वेबसाइट बनाना हो, सब हो सकता है। अब मुझे इसको यहाँ शेयर करना हो, इसकी थीम बदलना हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ यहाँ से। तो बेसिकली ये चीज थी जो मैंने बोला, फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है, टाइम बचा सकती है, और हमें कोई जरूरत नहीं है इसके लिए किसी का कोर्स खरीदने की। क्योंकि इसमें भी हम लोग जब एआई सर्च करेंगे, अभी आप लोग यहाँ से हट के एआई सर्च करोगे, तो आप लोगों को कोर्स दिखेगा कि मैं एआई टूल एक्सपर्ट हूँ या मैं एआई चैट जीपीटी एक्सपर्ट हूँ, मेरा 48 LPA का पैकेज है। आप भी बन सकते हो अगर आप पेड कोर्स करोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी कोर्स लेगा तो बस आउटडेटेड कोर्स लेगा, कि एआई हर दिन एडवांस हो रहा है। अभी इसका कोई फिक्स सिलेबस है ही नहीं कि कोई एआई में एक्सपर्ट बना, किसी को एक्सपर्ट बना दे। तो अगर किसी को एआई चैट जीपीटी सीखना है, तो ओपन एआई की वेबसाइट जाके खुद सीख सकता है फ्री में। माइक्रोसॉफ्ट का एक है, एज का है को पायलट, उसे सीखना है तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट जाके सीख सकता है। गूगल का जेमिनी सीखना है तो गूगल की वेबसाइट जाके सीख सकता है। पर कोई अगर कंपनी बोले कि मैं इस कंपनी का सिखा दूंगा और मुझे इतने पैसे दो, तो वो उससे पुराना सिलेबस पढ़ाएगा, वो सिलेबस आउटडेटेड हो चुका होगा, आपका सिलेबस खत्म होते होते तक। एआई ऐसा है अभी फिलहाल। ध्यान थोड़ा धीरे कर दो। आपका ऐप सुपर ऐप है बेसिकली। हाँ तो उसमें तीन चीजें अगर आपको जरूरत वहां पे लगे तो मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। तो अगर आप उसमें न्यूज कंटेंट का जो इंटरनेशनल न्यूज, उसकी मैं 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। इंडिया की न्यूज के लिए मैं हिस्ट्री बनते हैं अनअकैडमी में। तो मैं एक मिनट, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मुझे भी, और शायद किसी को क्लियर नहीं है। नहीं है clear। आपका नेटवर्क जा रहा है। अभी आ रहा है सर आवाज? हाँ हाँ हाँ। मैं 3 चीजों में आपको जोड़ना चाहता हूँ। एक तो जो न्यूज वाला डेफिनेटली बनता है, न्यूज का कंटेंट भी डालोगे। मैंने 4 साल तक इस फील्ड में काम किया है, जो आवाज नहीं आ रही वाला आपकी, कंटेंट। कट हो रहा है आपकी आवाज। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, हाँ कट हो रही है बहुत ज्यादा। ओके सर, तो मैं लिख देता हूँ। हाँ हाँ, हाँ। तब तक किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। निखिल जी सर नमस्ते। निखिल जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप आ रही है। बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, मेरे बीएससी बीएड फाइनल ईयर हो गई सर, तो हाँ मैं नीति आयोग पे इंटर्नशिप कर सकता हूँ सर?
हाँ नीति आयोग से इंटर्नशिप कर सकता हूँ सर? नहीं, ये आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी बीएससी बीएड पूरी हो गई है, इसके बाद आपका क्लियर नहीं आया कुछ। नीति आयोग में इंटर्नशिप कर सकता हूँ मैं? हाँ, आप टाइप कर लीजिए क्योंकि समझ नहीं आ रहा आगे का। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप अच्छी से बोलिए। आपका ईयरफोन निकाल दो राहुल जी। हाँ बोलिए, आप अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट किए, अनम्यूट करो, आप अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। आप हाँ, बोलिए, अब आ रही है आवाज आ रही क्लियर। है। अभी मेरे बीएससी बीएड फाइनल ईयर हो गई सर। हाँ हाँ तो नीति आयोग इंटर्नशिप निकलती है हर महीने, 1 से 10 हाँ तारीख तक रिलीज होते हैं। तो मैं कौन से सेक्टर में फॉर्म भरूँ उससे आगे फायदा हो? हाँ, फायदा से ज्यादा आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। हाँ, फायदा तो कई रोल में अपना अपना अलग अलग है, पर आपको कौन सा काम पसंद है, आपको कौन सा काम आता है, या आप कौन सा सीखना चाहते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसी कोई भी जॉब अगर मिल भी गई, इंटर्नशिप या जॉब जिसमें जो आपको नहीं पसंद या आपको नहीं आता है, तो आप आता है पर पसंद नहीं आ रही, तो उसमें आपका नहीं रहेगा और ना ही आपका दिमाग अच्छा रहेगा काम करने के लिए। पर अगर कोई काम आपको आता है, वो काम आपको पसंद है, या आप करो जो जो आपको पसंद है। जैसे हम लोग को पूरे सिलेबस में बीटेक या बीएससी में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन। पर हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद हो ये जरूरी नहीं है। अगर पाइथन पसंद है तो सिर्फ पाइथन में ही अपना अप्लाई करना चाहिए और उसी को आगे सीखना चाहिए। सी सी प्लस पसंद है, सिर्फ उसी में करना चाहिए, हर एक में नहीं जा सकते। तो अप्लाई किस में करना है वो पूरा आपके ऊपर रहेगा कि आपको कौन सा ज्यादा पसंद है। हाँ, यहाँ आपको आपको कौन सा फील्ड में आपको महारत हासिल है, आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, वही फील्ड आप चुनेंगे तो बेटर है एक्चुअली। हाँ, सर वो तो सही है, लेकिन एक सही हो ना उसके लिए बीएससी बीएड की हुए, तो आगे क्या रिसर्च में कौन से सेक्टर में हम जा सकते हैं? कि उससे क्या जिसमें क्या बेनिफिट? आपने अपनी डिग्री के टाइम पे किया होगा काम। क्योंकि रिसर्च में भी जैसे बहुत रिसर्च तो अनगिनत है, इतनी ज्यादा है कि उन्हें मतलब हम लोग बोलने बैठेंगे तो भी शायद दिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन किसमें आपने अपने कॉलेज टाइम पे रिसर्च ज्यादा की, आपका रुचि जिसमें ज्यादा हो, जैसे कि मेरी रुचि उसमें थी बिजनेस में और स्पेस में। तो मैं दोनों में हूँ अभी फिलहाल, कि स्पेस में भी ध्यान दे रहा हूँ और बिजनेस में भी ध्यान दे रहा हूँ। तो आपको किस में है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। अगर मैं कुछ बता भी दूंगा और आप उसमें चले भी गए, तो आपको उसमें तो सीखने में बहुत टाइम देना पड़ेगा। और जब आप उसको सीख रहे होगे तो या तो आप उसको बीच में छोड़ सकते हो, या सीखने के बाद जब आप उसमें चले जाओगे तो आप उस चीज से खुश ही नहीं होगे कि जो आप कर रहे होगे। और बीएड जैसे आपने किया हुआ, तो आप टीचिंग लाइन पे तो रह ही सकते हो पैरेलली, रिसर्च करते करते आप टीचिंग में भी रह सकते हो। तो प्रथम प्रायोरिटी टीचर की होगी, सेकंड प्रायोरिटी इसकी होगी ना सर? हाँ अपना थोड़ा माइंड खुद आपको सेट करना पड़ेगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप किस चीज में बेटर कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप चलेंगे तो आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। आप दूसरे के मतलब ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको अपना अंदर से भी सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मेरा किस फील्ड में मन है। तो उस फील्ड वाले को फिर आपको आगे उसको गाइडेंस आपको मिल जाएगी उस फील्ड में। लेकिन आपको पहले फील्ड तो चूज करना पड़ेगा। जैसे मेरे को सीकर जाना है या आपको जयपुर जाना है, अभी आपको जबरदस्ती सीकर भेज देंगे, आपको जाने का मन जयपुर है तो काम नहीं होगा ना। वो तो सर सही है, लेकिन सर ये पूछ रहा था कि आगे ये नीति आयोग में इंटर्नशिप का मैंने फॉर्म भी डाला था 1 2 बार, लेकिन उसमें रिज्यूम के कारण इश्यू आ रहा है, अंडर प्रोसेस बता रहा था फॉर्म। हाँ, रिज्यूम तो एक इशू रहता है, साथ में एक्सपीरियंस एक इशू रहता है। मान लीजिए आपके बैच से 60 बच्चे पास हुए, अब 60 के हाँ 60 बच्चे सेम काबिलियत रखते हैं, सेम एक्सपीरियंस हाँ। रखते हैं, सेम सिलेबस पढ़े हैं, तो सबको हायर नहीं करेंगे। आपको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा रिज्यूम में जिससे आप अलग क्यों हो, बेहतर क्यों हो दिखे। और दूसरा कि नीति आयोग हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रोल हो, इनमें जब आप अप्लाई कर रहे हो तो वो सिलेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और कम वैकेंसी होती है, कम पोजीशन होती है। तो सिर्फ उन पे निर्भर नहीं हो सकते। अगर नीति आयोग के अलावा अलग अलग वेबसाइट में एआईसीटी की वेबसाइट है,
या गवर्नमेंट की बहुत सारे पोर्टल हैं जहाँ पर कुछ कुछ महीनों के लिए भी जॉब मिलती हैं। एआईसीटी से तो कोई चाहे तो, जैसे सतना में हूँ मैं, और सतना में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गवर्नमेंट जॉब है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया, पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की या बैक ऑफिस की कोई वैकेंसी है, तो मैं वो एआईसीटी की वेबसाइट से अप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सतना के ज्वाइन कर सकता हूँ कुछ महीनों के लिए, 3 महीने 6 महीने इस तरह। तो वो जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे भी अंदर नेटवर्क बनता है, और हम अंदर अच्छे से ग्रो कर पाते हैं अपनी काबिलियत दिखा के, और वो एक्सपीरियंस भी रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। तो अगर रेज्यूमे या स्किल्स एडेड नहीं है, तो वो तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अपने आप को बाकियों से बेहतर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 60 बच्चे सब पास हुए हैं, सब कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं, और सब एक बराबर हैं, तो उसमें से आपको कुछ अलग दिखाना पड़ेगा अपने आप को। तो सर अभी तो ये तो कंप्यूटर कोर्स करे, लेकिन ये तो अलग सेक्टर हो जाएगा, आ जाएगा ना, फिर ये तो टीचिंग लाइन से अलग हो गया ना। बाकी आप थोड़ा देर में पूछ लेंगे, और दूसरे को चांस दीजिए, ठीक है ना? हाँ, इसमें बस आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट इसमें है, अब बाकी लोग पूछ सकते हैं। जैसे अभी किसी ने पूछा था, सक्षम सोनी जी का अभी एक मैसेज है, 3 पॉइंट से बारे में पूछा उन्होंने। इंटरनेशनल न्यूज कंटेंट के लिए हेल्प ऑफ एआई, पावर ऑटोमेट। हाँ, जो मैंने परप्लेक्सिटी बताया वो इंटरनेशनल न्यूज के लिए अच्छा है, क्योंकि वो नेट से जुड़ा हुआ है। डिजाइन लोगों के लिए अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। और वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए वो अच्छा है, अभी जो गामा मैंने बताया, वो बेसिक वेबसाइट के लिए अच्छा है। अगर आपको एकदम हाई एंड वेबसाइट बनानी है, तो जो मैंने आखिरी में लिंक भेजी है एआई टूल डायरेक्टरी, उसमें आप जाके जब सेलेक्ट करोगे लोगो डिजाइनिंग की, तो लोगो डिजाइनिंग के सारे एआई आ जाएंगे, फ्री वाले भी और पेड वाले भी। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्री वाला। और वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए भी ऐसे ही आप वेबसाइट डिजाइन डेवलपर या डेवलपर वाले एआई को सेलेक्ट करके ढूंढ सकते हो। इसके अलावा ऑल इंडिया सामाजिक कम्युनिटी बिल्डिंग विद मैट्रिमोनियल एंड वेडिंग, मैट्रिमोनियल वेडिंग सर्विसेज के लिए कम्युनिटी बिल्डिंग संभव नहीं हो पाती मुझे लगता है, क्योंकि मैंने देखा है इसमें स्कैम ज्यादा है। इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सोनी समाज के भी हैं, अलग अलग समाज के हैं, और फेसबुक ग्रुप हैं, लेकिन सब में कुछ लोग घुस गए हैं जो अपने आप को दिखाते कुछ हैं, स्कैम करने आ जाते हैं। तो ये कम्युनिटी बिल्डिंग संभव नहीं है, सिवाय तब तक जब तक जो समाज के अच्छे पद में बैठे हैं लोग, वो लोग ही करें। जैसे हाँ, हम सबके समाज में हैं, अध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष हैं, जो ये सब बनाएंगे अपनी तरफ से, एक डायरेक्टरी बनाते हैं कि कौन कौन जेन्युइन है, स्कैमर नहीं है, उनकी ही लिस्ट के थ्रू बनाया जा सकता है। तो जो इनसे डायरेक्टली जुड़ के कोई वेबसाइट या कम्युनिटी या व्हाट्सएप ग्रुप बना दे कि इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे लोग हैं, ये सही लोग हैं, वही जुड़ेंगे, जो वो लोग वेरीफाई करेंगे, तो संभव है। कोई ऐप या वेबसाइट या कम्युनिटी बना भी लेंगे, अगर फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ भी, तो उसमें स्कैम होने की संभावना है। क्योंकि जो हमारे समाज के ऊपर बैठे हैं सबसे ऊपरी पद में, अध्यक्ष वगैरह के, वही एक हद तक की काबिलियत और कनेक्शन रखते हैं, कि वो कनेक्शन से बता सकते हैं कि हाँ, ये घर अच्छा है, या तो इस घर के लोग हमारे समाज के हैं, इस घर के लोग हमारे समाज के नहीं हैं। क्योंकि कोई भी कई बार आ जाता है अपने हमारे समाज का बन के। और कोई भी 3 चीज, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू एंड बिल्डिंग इन्फिनिटीवर्स इनटू मेगा सुपर ऐप। इन्फिनिटीवर्स के बिल्डिंग के लिए तो मैं अभी ऑलरेडी, मेरे पास टीम है, उसके लिए तो नहीं, लेकिन कनेक्ट करने के लिए मैंने ईमेल आईडी और फोन नंबर दे दिया है। और श्रीकांत जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछना चाह रहा हूँ। आप पूछिए सर। हाँ जी, पहले तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहता था, क्योंकि आवाज का बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, डाल और दिया उसने, हाँ, ऑलरेडी डाल मैंने दिया है। दोनों दे दिया चैट पे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक गोत्र जानना चाहता था आपका, और दूसरी बात यह है कि अपनी सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो है ज्वेलरी बिजनेस में है। तो इनका फ्यूचर, अभी अभी ज्वेलरी का फ्यूचर दिनों दिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, या थोड़ा कॉम्पिटिटिव ऐसा हो रहा है कि वो फ्यूचर थोड़ा अगली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो आप फ्यूचर इनकम जो आप जो बता रहे हैं, ऐप बेस्ड है, या ये बिजनेस से हम आगे की के बच्चों को क्या गाइडेंस दे सकते हैं, या उनको इनकम के लिए या उनके करियर के क्या क्या बना सकते हैं ऐप से? हाँ, इस पे उसमें मैं थोड़ा अपने परिवार के बारे में थोड़ा शुरू करूंगा। जी जी। मेरे परिवार को शायद, अगर मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थी नीता सोनी जी, आयोग भाजपा में है, वो मेरी मम्मी है, सोनी समाज में, जो विंध्याचल का समाज है, तो नीता सोनी जी मेरी मम्मी है। हम लोग 5 भाई बहन हैं। शिवांशु सोनी को आप शायद जानते होंगे, इंडिया में फेमस है वो, इंडियाज बेस्ट डांसर के लिए, अभी वो कोरियोग्राफर भी है और पार्टिसिपेंट भी है। वो मेरा सबसे छोटा भाई है। उसके बाद एक और भाई है मेरा जो उससे बड़ा है, और मैं सबसे बड़ा भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। दूसरा भाई है मेरा अखिल सोनी, जो माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
और मुझसे दो बड़ी दीदी हैं। एक दीदी हैं इन्फोसिस में लॉयर हैं, वो उनकी लीगल एडवाइजर टीम में नोएडा में है। और उनसे जो बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी दीदी, वो जूनियर इंजीनियर है इंदौर में। इंदौर की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें जूनियर इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब में। वेरी और गुड। जो पापा हैं वो बस संभालते हैं हम लोग का सोने चांदी का बिजनेस, जिसमें वो घर से ही शॉप है, सतना से ही संभाल रहे हैं। तो ये चीज सही है कि हम लोग का जब से हॉलमार्क आ गया है और जब से तनिष्क, टाटा और रिलायंस घुस गए हैं इसमें, तनिष्क को खरीद के, और एक और कोई ब्रांड है, मुझे नाम भूल गया उसका, रिलायंस का शायद तक। तो ये जब से आ गए हैं बिजनेस में, और सौंदर्या मॉल वगैरह है मध्य प्रदेश में, तो इन लोगों के आने के बाद से सोने चांदी का छोटी दुकानों का बिजनेस थोड़ा मुश्किल हो गया है। और वो जो महंगाई आ रही है उसकी वजह से भी। तो मेरे घर का बिजनेस जो मैंने सोचा था, जैसे हम लोग लाएंगे वापस ट्रैक पे, कि जो उधारी वाली दिक्कत है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग उधार लेके चले जाते हैं, वापस नहीं करते हैं। तो इसके लिए ही अब बजाज फाइनेंस जैसी जो कंपनी है वो आ चुकी है, कि अब अगर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी से हम पार्टनर वो अपनी दुकान को जोड़ देते हैं, तो बस एक दिक्कत है कि फिर पक्का बिल बनाना पड़ेगा हर दुकान को। और वो बजाज फाइनेंस से जब जुड़ जाएगा, तो कस्टमर अगर उधारी कर भी रहा है, तो वो ईएमआई लेगा बजाज फाइनेंस से। बजाज फाइनेंस का एक फॉर्म रहेगा, जैसे हम लोग बाइक खरीदने जाते हैं, 90,000 की बाइक खरीदी, 10,000 20,000 की डाउन पेमेंट की, बाकी सब ईएमआई हो गई। तो बजाज फाइनेंस तुरंत वो एजेंसी को दे देगा पूरा पैसा, और फिर बजाज फाइनेंस कस्टमर से वसूलता रहता है हर महीने बैंक से। तो एजेंसी को तुरंत पैसा मिल जाता है 90,000 बाइक बेचने का, और एजेंसी फ्री हो जाती है। ऐसे ही दुकानदार भी जितने भी हम लोग के, जैसे हम लोग पापा के लिए कर रहे हैं, कि पापा जी को वसूली के लिए कॉल ना करना पड़े। पापा जी के पास खुद की वो बजाज फाइनेंस के यहाँ पे लोग बैठे हों, वो लोग फाइनेंस कर दें हर कस्टमर का। कस्टमर डाउन पेमेंट करे 5,000 10,000 की, और बाकी फाइनेंस हो जाए। तो पापा ने सामान बेच दिया, बजाज फाइनेंस पापा को पूरा पैसा दे देगा कि आपने 1 लाख के सामान बेचा तो 1 लाख आपके हुए। फिर जिंदगी भर जब भी वसूलना होगा, तो बजाज फाइनेंस की दिक्कत है वो कैसे वसूल रहा है कस्टमर से, और कैसे ईएमआई कट रही है, ईएमआई बाउंस हो रही है, वो सब फिर बैंक की, बजाज फाइनेंस की और कस्टमर की दिक्कत है। उसमें फिर दुकानदार फ्री हो जाते हैं। और हॉलमार्क में जैसा कि हुआ कि हॉलमार्क में देना ही पड़ेगा ऐसा बिल वगैरह, तो वो चीज़ ज्यादा है, वो काम आती है। क्योंकि अगर हम लोग के बिजनेस में ये उधारी बंद कर दें, तो अच्छा बिजनेस है। पर उधारी के चक्कर में ही ज्यादा नुकसान है लोगों को। और ये उधारी वाला चीज फाइनेंस कंपनी के साथ जुड़ के ठीक हो सकता है, वो फिर चाहे समूह के फाइनेंस के साथ जुड़ जाए या बजाज फाइनेंस से जुड़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत। बहुत अच्छी बात और बताई है, एक नई बात है सही श्रीकांत बात। जी। हाँ जी, हाँ जी। ये कम्युनिटी के लिए फायदा हो सकता है। अब ये नई चीजें हैं जो इन्होंने बताई है कि कोई भी फाइनेंस कंपनी से जुड़ेंगे तो क्या है ना, गाँव में जो सेल कर रहे हैं उधार में, उनकी सेफ्टी हो जाएगी और उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। सही बात, बहुत अच्छी बात है। वो इतना ही है, गांव में आपको जैसे कई बार जीएसटी नंबर, फाइनेंस कम। जीएसटी नंबर लेना है आपको, एक वैलिड लाइसेंस लेना है, हॉलमार्क का लाइसेंस लेना है। ये जो है सारी तैयारियां करके बैठ जाओ और टाई अप कर लो फाइनेंस से। एसबीआई की भी स्कीम है, कुछ बैंकों की भी स्कीम है ये, हाँ, जहाँ तक मुझे पता है। बैंक वाले के स्वाइप कार्ड को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो भी आपके सेल हो जाएगी। लेकिन स्वाइप कार्ड के चार्जेस बहुत है, उसके मशीन के मेंटेनेंस बहुत है। दिक्कत यही है नहीं, इसमें बैंक है की। ना, ये आप हाँ, ये जुड़ने का सब बढ़िया से बढ़िया तरीका है। इसमें जुड़ के है ना, लेकिन सबको एक नंबर में काम करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात बिल्कुल है बिल्कुल। ना। जो आज आदमी आज आ, के हिसाब से जयप्रकाश जी, एक नंबर में काम करना बहुत आसान है। हाँ, नहीं नहीं, अभी हाँ, लोगों को पता नहीं है ना, वो उनको डर लगता है। अपने हाँ हाँ, समाज में है ना, डर लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अभी समय बीत रहा है, जो आदमी समय के अनुसार चल रहा है और एक नंबर में आ गया, तो वो आगे उनको फायदामंद हो जाएगा, उसका बिजनेस बहुत ग्रो होगा। बहुत ग्रो होगा, बहुत बहुत फायदा है। बैंक सीसी देती है आपको एक नंबर हाँ, में। हर चीज में उसको है ना लोन मिलना, उसका इनकम टैक्स में, सेल टैक्स, सब जगह उसको बेनिफिट ही मिलेगा। सबसे बड़ा देखिए फायदा मुझे ये दिखता है कि आपके दुकान में समझो 1 किलो सोना है, हम्म। तो आप, और एक नंबर में है, तो आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, आराम की नींद सो सकते हैं। हाँ, आप कोई भी आपका लुटेरा लेके जाता कर जाता तो आपको सेफ्टी है ना। सेफ्टी हो जाती है। 2 नंबर वाले जो अनऑडिटेड बिजनेसेस है, वो जमाना चले गया, वो न रहे। समाज के लोग जो भी है हम्म। अपने भाई बहन, हम्म। तो वो जानकारी ये ले ले के सबसे अच्छा है, बेटर है कि आप ऑथोराइज हो और अकाउंटेबिलिटी आपकी सही हो। आप हम्म। लाइसेंस लेके काम करें, आप जीएसटी नंबर लेके काम करें, आप सीसी लेके काम करें, तो सबसे अच्छा होगा। हॉलमार्क दे तो ग्राहक का भरोसा और भी बढ़ता है हॉलमार्क ज्वेलरी से। आप एचयूआईडी दे उनको, तो ये काफ़ी अच्छी बातें हैं। और ये जो आपने फाइनेंस कंपनी से जोड़ के बिजनेस करने की बात बताई, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। हाँ। अब फाइनेंस से फिर टैक्स का भी फायदा मिलता है। कई लोग अनऑथराइज तरीके से इसलिए कर रहे हैं कि उनको टैक्स कम देना पड़े, लेकिन अगर फाइनेंस से जुड़ जाते हैं तो टैक्स का काफी बेनिफिट मिलता है, तो वो चीज चल जाती है अच्छे से।
और जो लोग गाँव के हैं उनको हो सकता है फाइनेंस कंपनी जल्दी ना दे, क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर पैन कार्ड वगैरह उतना नहीं बना होता। तो गाँव के लोग की दुकानों के लिए समूह हैं, बहुत सारे समूह चलते हैं गाँव में, उन समूह के माध्यम से वो लोग कर सकते हैं अपना। अच्छा, निखिल जी, और एक बात थी कि ये जो ऐप बेस्ड बिजनेसेस है, तो अपना सोना हाँ चांदी का छोड़ के और भी जो बिजनेसेस है उसके लिए आपका सर्विस बेस्ड हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या प्रोफेशनल हो, है ना, ये हिसाब हाँ से आपका क्या गाइडेंस रहेगा? आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि अपनी जो कम्युनिटी है वो आगे कहाँ चले, किस ओर चले? सर्विस बेस्ड में जाए, मैन्युफैक्चरिंग में जाए? जैसे आपने कहा स्टार्टअप 10% ही सक्सेस है, बाकी 90% फेल है। हाँ। तो, तो मैं तो जानना जो चाहूंगा, आप युवा हो, आप आपकी दृष्टि अभी करंट जो जमाना जिधर चल रहा उधर है, तो हाँ आपकी ओर से गाइडेंस चाहेंगे कि ये जमाना किधर जा रहा है? जैसे एआई हर किसी को समझ नहीं आता एआई क्या है। हाँ। तो वो इसमें जो सोना चांदी का बिजनेस है उसे तो कैसे भी ऑनलाइन नहीं ला सकते, वैसा वाला जैसे सामान बेचते हैं हम ऑनलाइन, वैसे सोना चांदी नहीं बेच सकते। सोना चांदी के खतरे को देखते हुए कि सोना चांदी चोरी होगा, गिरेगा, टूटेगा, डैमेज होगा, तो उन सबको देखते हुए सोना चांदी कभी कभी डुप्लीकेट भी कर देता है कोई बीच में। तो उनको तो नहीं किया जा सकता ऑनलाइन बेचना। तनिष्क जैसी कंपनी बेच रही है, लेकिन वो भी बहुत बड़े रिस्क में बेचती है ऑनलाइन, कि घर आके उनके लोग आते हैं, घर घर से ही अपन सामान दिखा के बेचे जाते हैं। पर वो कई बार जब छोटे दुकानदार लाएंगे अपने बिजनेस को ऑनलाइन, तो वहां पर लोग बुलाएंगे घर कि आप हमारे यहाँ इतना सामान लेके आओ, हमें दिखाओ, और वहीं पर लूटपाट होगी। लोग लूट, क्योंकि बीच में जोमेटो स्विगी जब आया था, तो जोमेटो डिलीवरी बॉय से खाना लूटने लग गए थे लोग। जब 20-30 रुपए के खाना लूटने लगते हैं तो सोना चांदी तो लूटेंगे ही। तो इसे इसे तो ऑनलाइन नहीं लाया जा सकता। पर अगर जो बाकी बिजनेस में आए, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी जो थी, सहज जिसे कहते थे, तो वो वाली कंपनी पूरी तरह हटने वाली है। सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी अब एआई की वजह से हट जाएंगी। और वो ज्यादा नहीं टिकेंगी, क्योंकि अब एआई के अंदर आ रहे हैं एक एजेंट करके। तो वो एआई एजेंट्स जो रहेंगे वो सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर वाला ऑटोमेटिक करके देंगे। जैसे मैंने वेबसाइट बनाई, अब वेब डेवलपर एजेंसी का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एआई इतनी जल्दी हाँ, वेबसाइट बना के दे दिया। तो हाँ, ये जो वेबसाइट बनाने वाली एजेंसी थी, मार्केटिंग की एजेंसी थी, अब गूगल ऐड के लिए अभी जैसे एक भैया ने बोला कि गूगल ऐड में पैसे लगाते हैं, रिटर्न नहीं मिलता। तो गूगल इस चीज को ठीक करने के लिए, और मेटा भी ठीक करने के लिए, अपने ऐड में ही ऑटोमेटिक एआई डाल रहे हैं कि आप सिर्फ बताओ आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक सारी सेटिंग हो जाएगी, और उस सेटिंग के हिसाब से आप ऐड चल जाएगा और सही से रिजल्ट आएंगे। तो ये जो बीच एजेंसी आती थी कि कमीशन लेती थी उस ऐड को सही चलाने का, वो उनका भी काम गया। फिर आता है वो एक चीज, इसके अलावा, कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाने वाली कंपनी जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब से जो पढ़ा रहा है वो यूट्यूब से पढ़ा के काफी ग्रो कर सकता है, कि यूट्यूब कमीशन देता रहता है कि वीडियो में जितने व्यूज आए उतने व्यूज का पैसा मिल गया। पर अगर अन अकेडमी, फिजिक्स वाले जैसी कंपनी खड़ी करने की आप कोशिश की जाए, तो संभव नहीं है ज्यादा, क्योंकि अब एआई भी खुद, अब एक दो एआई ऐप आ गए हैं ऐसे जो स्कूल के बच्चों को फ्री में पूरा पढ़ा रहे हैं, सारा सिलेबस, और वो 24 घंटे अवेलेबल है। आई तो अब बच्चों को 24 घंटे जब टीचर मिल रहा है एआई के फॉर्म पे, तो बच्चे किसी और कंपनी का कोर्स खरीद के और टीचर का वेट नहीं करेंगे कि कब टीचर आके हमें वो चीज सिखाएगा, क्योंकि अब एआई बोल सकता है, देख सकता है, और मतलब हम फोन का कैमरा ऑन करेंगे, हमारे सामने जो क्वेश्चन होगा वो बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, एआई हमें कैमरे से पढ़ के क्वेश्चन बता देगा कि इसका आंसर ये है। हम उसे बोलेंगे ये समझ नहीं आया, दूसरे तरीके से बताओ। तो उस क्वेश्चन के जितने संभव तरीके हैं उसके बता सकता है, और उतने तरीके को बता सकता है आराम से। तो एआई भी अब टीचर का काम हटा देगा, तो टीचिंग रोल भी खत्म होते जाएंगे। ऑफलाइन टीच चलेगा क्या, अगर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा ऑनलाइन कंपनी शुरू करना, जैसे फिजिक्स वाला अन अकेडमी जैसी। और ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू करते हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग में अभी जो दिल्ली में या कहीं हुआ था कि बेसमेंट में बहुत बच्चे फंस गए थे पानी की वजह से, तब से मुश्किल हो गया ऑफलाइन कोचिंग भी, क्योंकि उसके बाद से नियम आ गए हैं बहुत स्ट्रिक्ट, कि कैसे कोचिंग चला सकते हैं, कौन कोचिंग चला सकता है, कौन नहीं चला सकता। तो ऑफलाइन कोचिंग भी हर कोई नहीं खोल सकता। ऑनलाइन वाले बिजनेस जो और जा रहे हैं अब मार्केट से, वो हैं ई कॉमर्स वाले। ई कॉमर्स में जितनी भी कंपनियां अभी तक चल रही हैं, आधी या तो लॉस में चल रही है, या तो अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर चल रही है। तो अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ कोई शुरू करता है तो वो चला सकता है अच्छे से, वो अच्छा रहेगा। पर अगर खुद की वेबसाइट खोल के खुद से चलाना चाहें तो आधे ज्यादा पैसा वेस्ट होगा सिर्फ खुद की वेबसाइट बनाने, चलाने और मैनेज करने में। लेकिन अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ जाए, जैसे मेरे खुद के कपड़े जो बिकते हैं इंडिया के बाहर या इंडिया में, वो किसी न किसी कंपनी के माध्यम से जुड़ते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर मेरी कंपनी किसी ने एक टी शर्ट ऑर्डर की, तो मुझे टी शर्ट मैन्युफैक्चर नहीं करनी है, दूसरी कंपनी वो टी शर्ट ऑर्डर आती ही बनाएगी, एक हफ्ते के अंदर वो बनाकर पैक करके रख देगी, और अगले हफ्ते के अंदर ही डिलीवर कर देगी। तो अगर इंडिया के बाहर से ऑर्डर है तो 15 दिन लगता है, इंडिया का है तो 5 दिन के अंदर टी शर्ट को प्रिंट करके पैक करके डिलीवर कर दिया जाता है। तो उसमें सिर्फ मेरा फिर कमीशन रहता है कि मैंने कितना कमीशन जोड़ा, 10%, 30%, 50%, और उतना कमीशन मेरे अकाउंट में आ जाएगा अगर डिलीवर होने के बाद रिटर्न नहीं होती है वो टी शर्ट। तो
तो डिलीवरी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग, पैकिंग सब कुछ वो कंपनी हैंडल करती है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज। और मुझे सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिल जाता है आखिरी में। तो मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि मेरी जो डिजाइन मैंने बनाई है, जो प्रिंट होने वाली टी शर्ट पे, वो डिजाइन मैं प्रमोट करूंगा कि कस्टमर को पसंद आए। चाहे वो ऐड के थ्रू करूँ, अपनी वेबसाइट के थ्रू करूँ, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू करूँ, जैसे ही उस कस्टमर को वो डिजाइन पसंद आया, सारा काम फिर ये कंपनी देखती है। क्योंकि आज के टाइम पे खुद से फैक्ट्री डालना, खुद से बनाना, मतलब कि डेड स्टॉक ज्यादा रखना, हम बना के रखने सामान बिकेगा नहीं, तो हमारा पैसा वेस्ट। वो फैक्ट्री लगा देंगे, बिजली के बिल दे रहे हैं, फैक्ट्री का टैक्स वगैरह सब दे रहे हैं, एम्प्लॉयज रख रहे हैं, सारा टैक्स वेस्ट, सैलरी वेस्ट जाती है। तो इस वजह से सारे स्टार्टअप ज्यादातर फेल होते हैं, कि क्योंकि वो लोग इस में चलते हैं। अब रेस्टोरेंट का एक बिजनेस है, जरूर अच्छा चल सकता है। अब आ गया है कि क्लाउड किचन, जोमेटो, स्विगी या इस तरह के जो ऐप हैं, उबर ईट्स वगैरह, हम लोग अगर अपने फ्लैट के किचन में भी खोल लेते हैं कि हमें सिर्फ पोहा बनाना आता है, पास्ता बनाना आता है, तो हम लोग उसमें रजिस्टर करके अपने आप को जोमेटो वगैरह में, क्लाउड किचन पे, जो खाने वाले हैं, FSSAI शायद तक है, उनका सिर्फ लाइसेंस ले लें कि हम अपने खाने में क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, लीगल है सब कुछ, हमारे मसाले अच्छे हैं। उसके बाद अपना रेस्टोरेंट रजिस्टर कर दें। कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, कस्टमर आए खाने, सिर्फ जोमेटो स्विगी में कम से कम रेट में अपना खाना लिस्ट कर दें, और खाने की रेटिंग अच्छी रहेगी, तो बिकता रहेगा खाना। और जोमेटो वाले ही बच्चे लोग आएंगे, खाना लेके जाएंगे, और उनका डिलीवरी वाले हैं, हमें अपना कमीशन मिल जाएगा। वो लोग कमीशन लेते हैं 25% के आसपास का, डिलीवरी चार्ज वगैरह सब मिला के। तो भी अगर हम 70 रुपए का सामान बेच रहे हैं, 25% को दे दीजिए, तो हमारा जो दुकान में वेटर रखने का था, बर्तन रखने का था, वो सारा खर्च हट गया। हमें सिर्फ वो एक बर्तन में खाना बनाना है, खाना पैक करना है, जोमेटो का बंदा आएगा, ले जाएगा, और वो डिलीवर कर देगा। तो ऑनलाइन रेस्टोरेंट का बिजनेस अच्छा चल सकता है। और ऑनलाइन ग्रोसरी का चल सकता था। दुकानदारी में जो किराना स्टोर थे, वो अब नहीं चल पा रहे, क्योंकि ऑनलाइन 10 मिनट में हर कोई डिलीवर कर देता है। तो ये ब्लिंकिट इन सब के खुद के हैं, वो स्टोर हैं हर जगह, कि इनका खुद का राशन है, जो ये लोग होलसेलर से लेके बेचते हैं अपना कमीशन जोड़ के। तो ऑफलाइन भी हट गए, किराना स्टोर का बिजनेस ठप होता जा रहा है। तो इसके लिए भी अगर कोई इन्हीं के साथ जोड़ के कोई करना चाहे, कि इनके ही फ्रेंचाइज ले ले, तो वो चल सकते हैं, कि ब्लिंकिट की फ्रेंचाइज अपना गोदाम में डलवा दी, खुद का गोदाम पड़ा है, तो ठीक है। नहीं तो फिर खुद की दुकान को ऑनलाइन लाना, किराना स्टोर वगैरह को भी अभी नहीं चलेगा ज्यादा। तो लगभग शायद सब कवर हो गए। हाँ, अब इसमें मैंने कवर किया इलेक्ट्रिक बाइक का, और इन सब चीजों का। जो अभी मैंने सुना था, एक बच्चे ने आइडिया दिया था कि हम इलेक्ट्रिक बाइक इंडिया में, सतना में बनाए। हम इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो नुकसान होता है। तो वहाँ उस बच्चे ने एक चीज ध्यान नहीं दी थी, कि इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करने का मेन रीजन ये है कि इंडिया में अगर हमें सतना में बनाना है इलेक्ट्रिक बाइक, तो उसके लिए जो लोहा आएगा, सतना सीमेंट के लिए फेमस है, सतना में सीमेंट आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रक से लाना आसान है। अगर हमें लोहा, बैटरी, लिथियम वगैरह सब कुछ चाहिए है, तो हम इंडिया के कोने कोने से जब सब कुछ ट्रक से लाएंगे, रोड के माध्यम से या फ्लाइट के माध्यम से, तो वो जो लाने का खर्च है, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो इम्पोर्ट करने से महंगा पड़ता है कंपनीज को। इसलिए कंपनीज इंडिया में वहां रखती हैं, जैसे उसकी रिलायंस की जो ऑयल रिफाइनरी है, वो वहाँ है, जामनगर में, गुजरात में। वो इसलिए है वहाँ, क्योंकि वहां पर से वो जो नदी का वो पोर्ट है, शिप जहाँ आती है, वो पास है। तो शिप से आते हैं, सारा तेल तेल वहां से पाइप के थ्रू सीधा उनकी फैक्ट्री में आ जाता है, तो उनको सस्ता पड़ता है, तो वहां पे फैक्ट्री डाला हुआ उन्होंने। तो और जो चाय पत्ती की है, वो ज्यादातर कंपनी आसाम में डाल रखी है फैक्ट्री। तो हर कोई ऐसी जगह चुनता है जहां से रॉ मटेरियल जो है मैन्युफैक्चरिंग का, वो सस्ता पड़े। तो ज्यादा अच्छा रहता है कि हम रॉ मटेरियल जब ले रहे हैं, तो उन्हीं कंपनी से लें, उन कंपनी से बनवा लें। जैसे मैंने बोला, मैं टी शर्ट उन्हीं कंपनी से बनवाता हूँ, मैं खुद से सामान नहीं खरीदता। तो वो अच्छा पड़ता, सस्ता भी पड़ता है, सेफ पड़ता है, कोई सामान वेस्ट नहीं जाता कि बना बनाया रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, किसी के मन में कोई डाउट है? नहीं तो अरे काफी हम। आपके कहने के अनुसार, आप पारंपरिक जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, हाँ, तो जैसे कि दिवाली पे एक न्यूज आई थी कि 2 लाख किराना दुकान बंद हो गए, और कल हाँ, कल न्यूज आई है 12 लाख दुकान बंद हो गए किराना के। हाँ, कि रिलायंस स्मार्ट की वजह से, रिलायंस स्मार्ट जैसी कंपनीज अब हर जगह है। सतना जैसे छोटे शहर में रिलायंस स्मार्ट है, ऑन डोर है। ये लोग 10 मिनट के अंदर सब डिलीवर करते हैं कम रेट में। तो ये लोग जो डिस्काउंट देते हैं, और जो घर बैठे डिलीवर कर दे रहे हैं, इसकी वजह से घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा किसी को, तो इनका नुकसान हो रहा है। और रखे रखे सामान एक्सपायर हो रहा है, तो सीत में आ रही है, या कीड़े पड़ रहे हैं। पर उन लोग के शोरूम में अच्छा खासा व्यवस्था है, तो वो लोग ज्यादा स्टॉक रख पा रहे हैं, तो वो लोग सस्ते में दे पा रहे हैं होलसेलर से जुड़ के। तो ये सारे कंसेप्ट अब बदले जा रहे हैं। और शायद 12 12 लाख दुकान अगर बंद हो गए, तो करीब करीब 2 करोड़ लोग अब बेरोजगार, या उनकी रोजी रोटी छीन गई है हाँ, ना। हाँ। तो तो ये इसमें अभी जो कंपनी चल सकती है एआई वाली, मतलब स्टार्टअप वाली, वो एआई वाली ही चल सकती है। अगर कोई नया एआई ला दे मार्केट में अपनी कंपनी के माध्यम से, कि जो एआई कोई अच्छी चीज सुधार रहा हो, या एआई एजेंट ला दे,
तो ये ही दो तरीका है। बाकी जो अब एआई की वजह से या तो बाकी कंपनी, बड़ी कंपनी इंडिया में आकर दुकानें, लोकल बिजनेस खराब करती जा रही हैं, क्योंकि वो खराब हो भी रहा है क्योंकि उनको इतना डिस्काउंट मिल रहा है जनता को, कि जनता डिस्काउंट में घर बैठे मंगाना ज्यादा जरूरी समझ रही है। क्योंकि आजकल पोल्यूशन, ठंड और गर्मी बहुत बढ़ गई है। गर्मी होगी तो अति में गर्मी होगी, ठंड होगी तो एकदम ठंड हो जाएगी, और पोल्यूशन होगा तो बहुत ज्यादा होगा। तो लोग सोच रहे हैं अपना पेट्रोल क्यों जलाएं, इससे अच्छा डिलीवरी फीस दे दें 10 रुपए या 7 रुपए, 30 रुपए। तो डिलीवरी फीस ज्यादा सस्ती पड़ रही है पेट्रोल से, लोग का पेट्रोल ज्यादा महंगा पड़ रहा है। अभी क्या है ना, ये थोड़ा दिन में जो अमेरिकन स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल में यहाँ बिजनेस इंडिया में ग्रो होगा। मतलब बड़े लोग सर्वाइव करेंगे, छोटे लोग का एकदम उनको सर्विस करना ही आएगा, और कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं रहेगा। या तो जॉब हाँ, करो या उसमें तो नौकरी मैन्युफैक्चरिंग जा करो। रही है। है। या तो जॉब करो या मैन्युफैक्चरिंग करो, दो ही हो गए। ये बिजनेस मैं जो छोटे छोटे बिजनेस सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में तो पैसा बहुत ज्यादा चाहिएगा ना, बड़ी उसमें भी कंपटीशन रहेगा। बहुत तो रहेगा बहुत। मैन्युफैक्चरिंग में करना इतना इजी नहीं है ना, बड़ी कंपनियां खोलना और बड़ा पैसा लगाना, रिस्क लेना, वो भी टफ है ना। सब सब हाँ। अब सब। पहले फल का बिजनेस चलता था, अब फल का बिजनेस भी ब्लैंकेट वगैरह हटा रहे हैं, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह खुद के फल होलसेल से खरीदते किसान से, अपने से बेच रहे हैं, तो लोग फल भी ऑनलाइन ऑर्डर करने लग गए हैं। तो फल का ओ, दुकान जो अच्छा चलता था वो नहीं चल पाता उतना अब, क्योंकि फल भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। और जो उसमें जॉब में है, अभी माइक्रोसॉफ्ट से 1,000 लोगों की जॉब जाने वाली है, अमेजोन भी निकालने वाला है। तो जॉब में एआई की वजह से डेवलपर्स की जॉब जा रही है, कि वेबसाइट जब एआई बना दे रहा है, तो डेवलपर इतने सारे नहीं चाहिए कि 100 लोगों की टीम चाहिए, 10 लोगों की टीम, 50 लोगों की टीम में काम हो जा रहा है, तो टीम आधी हो रही है, तो लोगों की जॉब भी जा रही है। तो जो लोग खुद से पढ़ाएंगे या खुद से कुछ नया सीख लेंगे एआई से जुड़ा हुआ, उनको जॉब अभी मिलेंगी। इसलिए मैं इतनी सारी जॉब में हूँ, कि मैं हर एक डोमेन में अपना एक्सपीरियंस रखता हूँ, कि अगर मेरी कंपनी में कम भी प्रॉफिट बन रहा है तो मैं किसी न किसी जॉब से कमाता रहूंगा। तो उसमें ये रहता है, क्योंकि एक जॉब के निर्भर रहेंगे तो वो जॉब कभी भी जा सकती है, कभी भी अपडेटेड हो सकती है, एआई हमें हटा सकता है। तो इस चक्कर में जरूरी है एक्सपीरियंस लेना। और इसलिए वो वाली चीज मैंने बोली कि अगर हम कॉलेज से पढ़ के पास हो भी गए, तो हम बाकी बच्चों के बराबर हैं अभी। हमें कुछ ना कुछ एक नया सीखना पड़ेगा सिलेबस से हटके, या बनाना पड़ेगा जो हमें अलग से दिखाए कंपनी को। कि गवर्नमेंट जॉब ही इतनी कम है, और गवर्नमेंट बहुत सी चीजें प्राइवेट करती जा रही है। तो हो सकता है आगे जाके गवर्नमेंट जॉब और कम हो जाए। एयरपोर्ट में अभी जॉब रहेंगी, एयरपोर्ट में एआई नहीं आएगा। एयरपोर्ट की जॉब, एयर होस्टेस की जॉब रहेंगी, रेस्टोरेंट्स में जॉब रहेंगी, जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं बड़े बड़े। और चाहे वो खाना बनाने की काबिलियत हो, या अगर पढ़ाने की हो तो स्कूल में पढ़ाने, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, प्राइवेट कोचिंग पढ़ाने की, और प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की, ये जॉब रहेंगी। और जो ये अच्छी जॉब है जिसमें रहना जरूरी है एक इंसान का, जिसमें एआई नहीं आ सकता, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जॉब रहेंगी, रेलवे की जॉब रहेंगी। लेकिन जो काम कोई भी सॉफ्टवेयर कर सकता है वो जॉब बस हट जाएंगी। अच्छा, ये विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, इनका फ्यूचर क्या रहेगा? ये लोग तो जॉब देती रहेंगी, लेकिन इनकी जॉब मैं ज्यादा रिकमेंड, जैसे मेरी दीदी लॉयर है, लॉयर वाली जॉब में सैलरी अच्छी देती है, इन्फोसिस 70,000 80,000 देती है, इसलिए वो अच्छी है। पर डेवलपर वाली आईटी जॉब जो हम लोग की है, इसमें ये लोग इतनी कम सैलरी देते हैं आज के टाइम पे, 12 साढ़े 12 हजार शुरू करते हैं, और ले जाते हैं 27,000 के आसपास में। इतने कम में आजकल किसी काम नहीं होना। पुणे बुलाया है उन्होंने मेरी क्लास के बच्चे को, पुणे बुला के 12,500 दे रहे हैं। पुणे का रेंट इससे ज्यादा है रहने का। अगर हॉस्टल भी लेगा वो तो 6-7 हजार से हॉस्टल लेगा, शेयरिंग में 3 लड़कों के साथ रहेगा। तो इतने कम में रोजगार नहीं चलता, गुजारा नहीं होता। अब बच्चे कॉलेज भी आजकल ऐसे हैं, कॉलेज को कमीशन मिलता है इन कंपनी से भेजने का। तो कॉलेज भेड़ बकरी की तरह बहुत सारे बच्चों को इन कंपनी से भेज देते हैं कैंपस स्टेशन में, पर कॉलेज वालों को तो कमीशन मिल गया, पर बच्चों का फ्यूचर फिर वहां खराब होता है, क्योंकि बच्चों का जो कमाई हो रही होती है पूरी रहने खाने में लग जाती है, घर में नहीं दे पाते। तो फिर उनके कमाने का मतलब नहीं निकलता। तो टीसीएस इन्फोसिस अच्छी हैं, विप्रो भी अच्छी है, पर इतनी कम सैलरी देती हैं कि उसमें से वही जा सकता है जिसको कहीं जॉब नहीं मिल रही, और उसे कुछ शुरुआत करनी है, पर वो भी तब जाए जब उसे यहाँ इंदौर जैसी जगह मिले जो सस्ती है रहने के लिए। इंदौर में इन्फोसिस का है। नहीं तो फिर इससे अच्छे तो कॉल सेंटर है, कि कॉल सेंटर में कोई 15,000 18,000 की नौकरी कर ले, कम टाइम देगा, उसके साथ साथ कुछ सीखता रहेगा, और सीखते सीखते फिर अच्छी खासी जॉब ले लेगा। क्योंकि अगर कुछ नया सीखने का टाइम चाहिए और कमाना भी है, पेरेंट्स को सपोर्ट भी करना है, तो कॉल सेंटर से कमाना ज्यादा आसान है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो ये समाप्ति की ओर जाते हैं फिर। हाँ। अच्छा, एक एक सवाल। किसी के पास डिग्री नहीं है, किसी के पास वो नॉलेज नहीं है, लेकिन वो फील्ड में जाना चाहता है जहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जो जैसे फ्रीलांसर होते हैं अभी। हाँ। जैसे आपने कहा, और इसमें मैंने पेपर में भी पढ़ा कि एलन मस्क कह रहा है आपकी डिग्री की जरूरत नहीं। हाँ। आपकी
क्वालिटी क्या है, कॉम्पिटिटिव आप कितने हैं ये बताओ, है ना। टेक्नोलॉजी आप में हाँ स्किल कितना है ये बताओ। हाँ। तो अपने तो समाज के बच्चों के लिए आप क्या क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे। समझो किसी के पास डिग्री कम है, पढ़ाई लिखाई कम है, 10वीं 11वीं 12वीं, कम पढ़े लिखे हैं, और आज पढ़े लिखे बगैर गुजारा नहीं है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, पढ़े लिखे नहीं है बोलते। हाँ ऐसे बच्चों का किसी का इंटरेस्ट है कि चलो हम पढ़े नहीं, या कहीं फेल हो गए थे, या कहीं आर्थिक स्वरूप ऐसा आ गया था कि हम नहीं पढ़ पाए, बीमारी थी, तो वो बच्चों के लिए कोई स्कोप, कोई ऐसा है फ्रीलांसर जो आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ जॉब कर सकते हैं, कुछ टेक्निकल स्किल्ड बन सकते हो। हाँ है। जैसे कि मैंने अपना जब इंट्रोडक्शन दिया, हर जगह मैंने बोला मैं सन माइकल से पढ़ाई किया हूँ और मैंने बीटेक सीएस किया, लेकिन मैंने कॉलेज का नाम नहीं लिया। वो कॉलेज का नाम ना लेने की वजह यही थी कि मैं अपने रेज्यूमे में भी कहीं डिग्री नहीं लिखता। मेरे मतलब कंपनीज के लिए मैंने डिग्री ली ही नहीं है, बीटेक नहीं किया है मैंने। जब तक कोई कंपनी ये ना बोले कि जरूरी है बीटेक, तब तक मैं नहीं बताता कि मैंने बीटेक किया है। क्योंकि मैंने बीटेक किया है सतना से। तो अगर मैं डिग्री लिखता हूँ तो वहां पर से ही मुझे कम आंक लिया जाता है कि मेरे पास जो डिग्री है, मतलब मुझे आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया गया है। यूजीसी का सिलेबस आउटडेटेड है, एआईसीटी का सिलेबस अपडेटेड है। तो एआईसीटी की मान्यता के कॉलेज से अगर मैं पढ़ा होता तो मुझे ज्यादा मान्यता होती मेरी डिग्री की। इस वजह से मैं डिग्री दिखाता ही नहीं हूँ। तो मैं भी एक तरह से बिना डिग्री के ही फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। जितने मैंने काम बताए, कानूनी तौर पे एक साथ हम एक ज्यादा जॉब में नहीं हो सकते, पर मैं अभी 1 से 8 जॉब में हूँ। तो 8 जॉब में इसलिए हूँ कि मैं कानूनी तौर पे एक ही फुल टाइम जॉब में हूँ, बाकी साथ में फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। साथों के साथों फ्रीलांसिंग है, तो कानूनी तौर पे हम एक साथ अलग अलग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, पर एक साथ 2 फुल टाइम जॉब में नहीं हो सकते। क्या हम ये बोलते हैं कि हम एक अपनी कंपनी फुल टाइम में है और माइक्रोसॉफ्ट में फुल टाइम में, वो संभव नहीं है। वो कानूनी तौर पे गलत हो जाएगा, इसलिए मैं सातों फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो वो सातों फ्रीलांसिंग जो मुझे मिली है, चाहे वो अन अकेडमी में हो। जैसे कि मैंने कभी वो आईआईटी एडवांस नहीं निकाला, मैंने जेई एडवांस जानबूझ के एग्जाम छोड़ दिया था। जेई मेंस बस मैंने दिया था, लेकिन मैं आज आईआईटी जेई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टीचर हूँ अन अकेडमी में। और मैंने गेट एग्जाम नहीं दिया, लेकिन मैं गेट का टीचर हूँ अन अकेडमी में। तो इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और वो मैंने जो पहले बच्चों को पढ़ाया हुआ है यही सही सब्जेक्ट। तो अन अकेडमी ने मेरे बच्चे पढ़ाने का तरीका देखा, और मुझे क्या आता है वो देखा। उसके बेस से मुझे एज अ फ्रीलांसर हायर किया टीचर की। मैं जब जो बच्चे उनके फुल टाइम टीचर नहीं, जिन बच्चों को नहीं समझा पाए, उनको फिर मैं समझाऊं, उनके क्वेश्चन अपने तरीके से क्लियर करूं, कि उन क्वेश्चंस को मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं। तो इन कंपनीज के लिए मायने रखता है कि आपके पास अगर डिग्री नहीं है या आपने एग्जाम नहीं निकाला है, लेकिन आपको पढ़ाने का तरीका ऐसा आता है कि हमारे फुल टाइम टीचर ज्यादा अलग, आप अलग तरीके से पढ़ा सकते हो, तो आप हमसे जुड़ जाओ। ऐसे ही वेदांतु हायर करता है, अगर कोई 4 घंटे दे रहा है डेली, तो वेदांतु 35,000 देता है महीने का, घर बैठे पढ़ाने का, इसी चीज के लिए कि कोई अलग तरीके से वो चीज को पढ़ा दे। और 70,000 देता है अगर कोई 8 से 9 घंटे दे रहा है वेदांतु को, और घर से बैठ के पढ़ाने में। और बस उसमें लाइव पढ़ाना होता है, और मेरे बारे में लाइव नहीं पढ़ाना होता। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, मुझे बच्चे को रिकॉर्डिंग करके भेजनी होती है कि आप ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों में अंतर है। और वो बायजूस तो अब हट चुका है, तो बायजूस भी ऐसा काम देता था पहले। और एक कंपनी है चेक, जो कि डिग्री नहीं मांगती, वो सिर्फ मांगती है कि आपकी वो एग्जाम निकालना होगा और दे देती है जॉब। तो ये 3 कंपनी हैं जो अच्छे से जॉब देती हैं फ्रीलांसिंग की, टीचिंग सेक्टर में। और अगर इनसे हट के आते हैं हम किसी और में, तो जैसे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट में और सोनी में हूँ। तो किसी भी बच्चे की जिसको इंग्लिश नहीं आती है, चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो, कहीं से भी हो, सबसे अच्छा हो कि वो सबसे पहले इंग्लिश सीख ले। अगर वो इंग्लिश सीख लिया तो वो किसी भी तरह की फ्रीलांसिंग जॉब में टिक सकता है, क्योंकि इंग्लिश सबसे जरूरी है, चाहे वो पढ़ के अप्लाई करने में हो कि कंपनी हमसे क्या मांग रही है, या किसी को पढ़ाने या बात करने में। अगर इंग्लिश आ रही है तो सब आ रहा है। और इंग्लिश में ही हमारे स्कूल और कॉलेज पीछे करते हैं हमें, किसको इंग्लिश नहीं सिखाते। सन माइकल्स अच्छी थी, तो कम से कम मुझे बचपन से इंग्लिश सिखा दी गई सन माइकल्स में। और वो लोग फ्रेंच भी सिखाने वाले थे 12th से ही, लेकिन इसलिए मुझे काफी हेल्प मिली वहां से। नहीं तो कॉलेज में मुझे इंग्लिश नहीं सिखाई गई, उल्टा हिंदी में पढ़ाया गया, और हिंदी में बोलने को बोला गया, इंग्लिश के लिए मना कर दिया गया, जबकि इंग्लिश जॉब में काम आती है। तो अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश सीखता है, चाहे वो यूट्यूब से सीख ले, या डुओलिंगो नाम का एक ऐप है, उससे फ्री में सीख सकता है। तो इनसे सीखना अच्छा रहता है, कोर्स नहीं लेना चाहिए इंग्लिश का। इंग्लिश का कोर्स अगर कोई ले रहा है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हैं, तो वो सबसे बेसिक ग्रामर या प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस सिखा देंगी, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं सिखाती है। इसलिए इंग्लिश बोलना सीखने के लिए यूट्यूब अच्छा है, और डुओलिंगो जैसे ऐप अच्छे हैं, तो वहाँ सीख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इंग्लिश आ गई तो उसके लिए काफी रास्ते खुल जाते हैं, बिना डिग्री के भी, फ्रीलांसिंग में। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, बहुत आज बढ़िया। निखिल आज निखिल जी ने बहुत ही अच्छी ढंग से प्रैक्टिकली रूप में सब चीजें अपने समाज के जो भी इसमें जुड़े हैं और जो इसमें देखेंगे रिकॉर्डिंग, तो उनको काफी चीजें समझ में आएगी और आगे के लिए उनके फायदेमंद भी होगी। और ये आगे भी अपने समाज के लिए अवेलेबल रहेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी ये मतलब गाइडेंस अपने को दे देंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये चीजें हैं, ये रिकॉर्डिंग बाद में डालेंगे,
और इन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी ढंग से बताई है आज के बारे में, ऐप के बारे में, स्टार्टअप के बारे में और प्रैक्टिकली चीज़ें बताई है कि भी क्या हो सकता है आगे चल के, हाँ? तो सबको फ़ायदे इसको मिलेंगे आगे चल के। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको निखिल जी, आप जुड़ने के लिए, समाज को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। हेलो, अटक गया। चल। सेशन समाप्त हो गया है क्या जयप्रकाश जी? हाँ, सेशन समाप्त हो गया। ओके ओके, थैंक यू।